ओके, हेलो एवरीवन। बाकी लोग भी है सर हमारे साथ। कोई फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं सर हमारे साथ? अ, आस्था सोलर जी हैं। आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं सर हमारे साथ? सर मैं मुकुल बोल रहा हूँ। दो दो उस पे ज्वाइन किया। अच्छा। कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से। ओके ओके सर, एक ही काफी था वैसे तो। अब दोनों जगह सुन लो सर। हेलो आनंद जी, कैसे सर? सारे लोगों को सर ऐसा लगता है मुझे सर थोड़ा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। ओके, थोड़े दिन बाद ना मैं सबको वैसे ही जानने लग जाता हूँ सर। वन टू वन इतनी सारी बातें हो जाती हैं, और वही पुराने लोग हैं ना जो साथ में बैठते हैं, वही लोग ज्यादा आते हैं, नए लोग कम आ पाते हैं। अच्छा लगता। नए लोगों को पता नहीं है ना कितना वैल्यू है। आप लोगों के जानने में कोई हो ना सर, जिसको ट्रेडिंग वेडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, या कोई बेचारा भूला भटका हो, किसी को लॉस वोस हो रहा है, कोई सीखना चाहता हो ना, आप रेफर कर सकते हैं सर हमारे यूट्यूब वीडियो। आजकल मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ इसको। या और भी कि आपकी नजर में कोई ऐसा बंदा हो जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, तो आप रेफर कर सकते हो अपने चैनल को भी, और ग्रुप में भी ऐड कर सकते हो किसी को चाहो तो। किसकी हेल्प ही होगी सर। यस सर, डेफिनेट। ओके। अब मैं एक बार ना वो देख लेता हूँ। मैं कवर करने वाला था सर, जैसे कल हम बात कर रहे थे ना काफी सारी स्ट्रेटजीज के बारे में, कि ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे, वो बनाएंगे। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था अभी मॉर्निंग में बैठ के, कि स्ट्रेटजी किसी को बनानी है तो वो कैसे बना सकते हैं किसी स्ट्रेटजी को, कि क्या क्या स्टेप होने चाहिए उसको लेके, एक प्रॉपर आप सेटअप बनाना चाहते हैं तो। और मैंने लोगों से भी पूछा था कि आपके पास कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक आप कवर करवाना चाहते हो, तो लोगों ने रिप्लाई किया। मैं एक बार ग्रुप में देख लेता हूँ। ओके, डेरिवेटिव, अच्छा ये तो अभी आया नहीं है सर। डेरिवेटिव एनालिस्ट करके हैं वो सर, अभी अवेलेबल नहीं है। चलो मैं उनके लिए भी कवर करूंगा बाद में तो। सर जी मीनू जी। मैं कल नहीं था, लेकिन मेरे पास एक है, मतलब मैं चाहूंगा आप उसे टेस्ट करें। हम्म। ठीक है सर, उसको भी बिल्कुल करेंगे। आप मुझे बताना एक बार। स्ट्रेटजी है ना सर आपके पास में? हाँ हाँ। ओके, उसको भी कर लेंगे सर बिल्कुल। और मैं एक बार ग्रुप से बस क्वेश्चन देख लेता हूँ किसने क्या क्या पूछा था। अच्छा, त्रिपाठी जी ने पूछा डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के बारे में। त्रिपाठी जी आप जानना चाहते हैं सर? हाँ सर। ओके, इस पे ज्यादा वो नहीं करता सर। मैं ऐसा मतलब ऐसे टाइप की ट्रेडिंग नहीं करना चाहता। मैं सेट ऑफ रूल के साथ ज्यादा मतलब कंफर्टेबल हो पाता हूँ। मुझे प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल नहीं अगर सर, मैं। बस क्या होता है और इसका प्लस और माइनस। ओके, ये सर बस अगर मैं आपका ही पहले कवर, एक मिनट रुकना। क्या पूछे सर? एक सेकंड सर, एक सेकंड। आनंद जी चले गए क्या? आनंद जी, आप इनको अभी मीटिंग में लेना है क्या सर, उनको जिनका आपने लिंक भेजा मुझे? नहीं सर, आप ऐड कर दीजिए, मैंने उनको भेजा है, अगर अवेलेबल होंगे तो वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है सर, मैं इसके बाद में ऐड कर दूंगा। रेंट के लिए नहीं, क्या फैमिली है क्या? नहीं नहीं, अकेले नहीं रहना है, सिंगल लड़का है। क्या करता है? महिंद्रा फाइनेंस। ओके। हाँ त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपके लिए मैं कवर करता हूँ। जो आप ट्रेडिंग बता रहे हो सर, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग आपको करनी है, तो इसमें इसका फायदा नुकसान मैं बता देता हूँ। ये क्या होता है ना, इसमें जो प्री डिफाइंड हमारे सेट ऑफ रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम नहीं करते। इसमें हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में किसी भी टाइम, जैसे अभी मार्केट है 26,150 पे, अगर आपको यहां से ये लग जाए ना कि मार्केट डाउन साइड आने स्टार्ट होगी, तो आपके पास प्री डिफाइंड रहता है। आप अपॉर्चुनिटी देख के इसमें सेलिंग करते हो। फॉर एग्जांपल, आपको सेलिंग ही करना है, तो आप इसमें नॉर्मल डिप्लॉय ना करके क्या करोगे, आप मौका ढूंढ लोगे। 26,000 अगर ये टूटता दिखेगा तो आप सेलिंग बढ़ाओगे। इसमें आपकी क्वांटिटी कभी भी प्री डिफाइंड नहीं रहेगी कि आपको एक लोट में करना है, दो लोट में करना है। हो सकता है कभी आप 4 लोट एक ज्यादा एग्रेसिव हो जाओ, कभी आप कम एग्रेसिव होगे मौका देख के। आपको मार्केट घूमती दिखेगी तो कभी आप जल्दी स्टॉप लॉस लोगे, कभी आप लेट स्टॉप लॉस लोगे। ये सब काम होते हैं सर। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है सर, आपकी चेंज करते रहते हो आप बार बार मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने सेटअप को सर। इसमें क्या कि जब अपॉर्चुनिटी बनती है ना, तो आप अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने का ट्राई करते हो, ना कि मार्केट के साथ एवरी टाइम की एक सिस्टम लेके उसी को फॉलो करते हो। ये फर्क है इसमें और नॉर्मल जो स्ट्रेटजीज आप काम करते हो उसमें। आप एक सेटअप पकड़ के उस पर काम नहीं करते इसमें। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे तो सर, इसमें सबसे जो मेन फोकस आपको करना होता है वो रहता है आपका रिस्क मैनेजमेंट पे। अगर आप अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करना स्टार्ट करते हो ना, कि इसी सेटअप पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली कहीं पे, निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे या स्टॉक पे, तो आपको क्या स्टॉप लॉस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है रिस्क मैनेजमेंट पे आपके, क्योंकि स्टॉप लॉस बार बार चेंज होंगे आपके। किसी केस में आप 1% लोगे, किसी केस में 1.5% लोगे, किसी में 2 ढाई 3% तक भी आप रिस्क लेने के लिए जाओगे। तो फिक्स नहीं है इसमें रूल सर।
बार बार चेंज होंगे सर आपके। और कई बार तो लोग ऐसे भी करते हैं डिस्क्रिप्शन ट्रेडिंग में कि वो सेलर होते हैं, वो बाइंग में भी शिफ्ट कर जाते हैं मौका देख के। इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग अगर इंडिया विक्स बहुत नीचे आता है तो वो सेलिंग को छोड़ के 1 महीना 2 महीने के लिए बायर बन जाते हैं। जैसे मुझे पूछ रहे थे सुबो जी भी कि वो हम क्रेडिट स्प्रेड करते हैं, हम डेबिट स्प्रेड क्यों नहीं करते करके, ऐसा भी कुछ पूछा था मुझे। 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ, डेबिट स्प्रेड के बारे में वो जानना चाह रहे थे। हम सर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज क्यों करें, हम डेबिट स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत आएगी सर हमारे साथ में, क्योंकि हम तो है ही ना, हमें तो प्रीमियम चाहिए होता है बेचने के लिए। अगर हम दूर कम का प्रीमियम बेचेंगे और पास में एटीएम पे या इन द मनी में घुस के बाइंग करेंगे तो प्रीमियम ज्यादा बाइंग में आ जाएंगे और सेलिंग में कम रहेंगे मार्केट में। फिर मार्केट का जो एज रहता है हमारे पास डीके वाला, वो हमारे अपोजिट में काम करना स्टार्ट करेगा, इसलिए हम वो काम भी नहीं करते। हमारा मेरा इसका व्यू सर थोड़ा अपोजिट है। मैं जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है ना हमारे मार्केट में, चाहे वो आपका आयरन कॉन्डोर हो या फिर आपका बैटमैन हो सर, ये जो भी नॉन डायरेक्शन सेटअप है उन पे मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि उनमें रूल सबसे पहले फिक्स रहते हैं, हमारे लॉस हमें ऑलरेडी पता रहता है। हम मार्केट का मौका या कोई मूवमेंट देख के भाग के ट्रेडिंग नहीं करते, सब पहले से डिसाइड करके तब मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ में, कि यहाँ पे हम एग्जिट लेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे, ओवरनाइट को कैसे बैलेंस करेंगे, वो सब चीजें हम ध्यान रखते हैं सर। इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन ट्रेडिंग को ज्यादा फोकस नहीं करता। आई थिंक सर इसका मतलब कि उसमें बहुत सिरदर्द रहता है, हरदम एक्टिव रहना पड़ेगा। हरदम एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, बार बार अपनी स्ट्रेटजी, मार्केट का मूवमेंट का, आप सब चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको सर। जैसे लॉस बुकिंग का टाइम आएगा, आपको जल्दी लॉस बुक करना है फटाफट से, आपको कब निकलना है, कब एंट्री करना है, मतलब बेसिक आइडिया बिल्कुल ये है कि मार्केट के मूवमेंट के साथ में आपको बन के रहना है और मार्केट के मूवमेंट का अच्छा आइडिया आपको लगाना है। पोजीशन साइजिंग बार बार चेंज होगी, आपका रिस्क बार बार चेंज होगा, आपके एसएल बार बार चेंज होंगे उसमें। तो इतनी सारी चेंजेस करने के लिए आदमी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए और बहुत फास्ट होना पड़ेगा आपको, तब आप काम कर पाओगे सर उसमें। आई थिंक इतना ही होगा सर, या मैं इसको और ब्रीफ में आप जानना चाहोगे तो मुझे बता देना, मैं और ब्रीफ में आपको बताऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग इसको अवॉइड करना ज्यादा बेटर है सर। आप एक सिस्टम बनाओ, उस पर काम करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक ये था और मुझे किसी ने पूछा था, सुबो जी है क्या मीटिंग में? सुबो जी भी नहीं है अभी, सुबो जी के लिए मैं कवर कर देता हूँ बाद में। हाँ सुबो जी आ गए। ओके जी हाँ, मैं हूँ मैं। कैसे हो सर आप? हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे? बढ़िया सर। डेबिट स्प्रेड के बारे में ना सर, देखो डेबिट स्प्रेड में हमें करना क्या है, अगर मान लो निफ्टी की बात करें 26,150 पे अभी निफ्टी ट्रेड हो रहा है यहाँ पे आपका, अगर मुझे डेबिट स्प्रेड बनाना है सर, मुझे क्या करना पड़ेगा, एटीएम पे लेनी पड़ेगी कोई कॉल, अगर मुझे कॉल साइड में बनाना है तो एटीएम की कॉल बाई करूंगा या आईटीएम में जाके कहीं कॉल बाई करूंगा और ऊपर जाके कहीं सेल करूंगा, तो सेल के प्रीमियम बट नेचुरल सर कम होंगे हमारे, तो मार्केट को मूवमेंट करनी ही पड़ेगी। जो डीके हमारे फेवर में काम करता है हम उसके अपोजिट में चले जाएंगे, इसीलिए हम डेबिट स्प्रेड डिप्लॉय नहीं करते सर जल्दी से। हम क्रेडिट ही डिप्लॉय करेंगे जब भी करेंगे सर, हम लेने का ट्राई करते, देने का ट्राई नहीं करते सर मार्केट को। समझ पाए सर? और उसमें अगर डेबिट हम डिप्लॉय करेंगे ना, एटीएम पे बाई करेंगे, तो फिर हल्की सी मूवमेंट भी हमें दिक्कत करेगी सर, जल्दी एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे, फिक्स हो जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी एकदम से फिक्स होगा। चलो स्प्रेड में तो दोनों में ही प्रॉफिट फिक्स होगा, लॉस भी फिक्स होगा, लेकिन इसमें जो एज है ना हमारा थीटा डीके वाला, वो हमारे अपोजिट में खड़ा हो जाएगा। मैं उसको खड़ा नहीं करना चाहता एज ए सेलर। मैं हमेशा चाहूंगा कि मुझे जो डीके वाला एज है वो मेरे लिए बना रहे, उसका प्रॉफिट मुझे मिले सर। अगर मैं डेबिट को डिप्लॉय करता हूं तो उस नार डिप्लॉय करने का रीजन ये भी है सर कि फिर मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहा हूं सर, अगर डेबिट स्प्रेड डिप्लॉय कर रहा हूं तो। और मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता सर, मैं चाहता नहीं कि मार्केट में मेरी पोजीशन बनाने के बाद कि मार्केट में कुछ मूवमेंट हो या ना हो, मैं उम्मीद नहीं लगा सकता सर मार्केट से, क्या पता मूवमेंट करेगी नहीं करेगी। वही अगर मैंने क्रेडिट डिप्लॉय कर रखा है, मैंने कोई ऊपर सेलिंग कर रखी है और वो उसके ऊपर जाके हेज बाई है, तो मार्केट मूवमेंट करे या ना करे ज्यादा फर्क सा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डेबिट डिप्लॉय कर दिया तो फिर मुझे मूवमेंट चाहिए ही चाहिए सर, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अगर मार्केट सेम साइडवेज होगी वहां पे तो फिर मेरा प्रीमियम खा जाएगी वो सर, बाइंग वाला। समझ पाए सुबो जी आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है सर। और कौन क्या कवर करवा रहा था मुझसे? टॉपिक हाउ इंडिया विक्स क्रिएट इफेक्ट ऑन बोथ। ओके, हाँ इंडिया विक्स के बारे में अगर विद रेस्पेक्ट टू इंडिया विक्स देखेंगे सर, तो उस इंडिया विक्स जब आपका लोअर साइड में कहीं ट्रेड हो रहा है और आपको लग रहा है कि इंक्रीज हो सकता है इंडिया विक्स, तो उस केस में आपका डेबिट स्प्रेड ठीक काम कर सकता है। लेकिन फिर वही बात सर, आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए उसमें। अगर आपने कॉल साइड डिप्लॉय किया तो मूवमेंट आनी चाहिए फिर कॉल साइड, या फिर अपोजिट जाती तो फिर एजी आपका कट हो जाना चाहिए जल्दी से।
तो ये एक इफेक्ट होता है सर। लोअर इंडिया विक्स में तो फिर आप अगर क्रेडिट डिप्लॉय करोगे तो दिक्कत है सर, क्योंकि किसी भी टाइम पे स्पाइक आएगा, अगर क्रेडिट्स पर आपका डिप्लॉय हो रखा है और मूवमेंट आ गई तो फिर आपको दो तरफ से मार पड़ेगी। पहली मूवमेंट आपको प्रॉब्लम करेगी और सेकंड आपके प्रीमियम स्पाइक होंगे ड्यू टू इंडिया विक्स। तो ये एक दिक्कत हो सकती है। दोनों में डिफरेंस मैंने समझाने का आपको ट्राई किया सर। एज ए सेलर मैं कभी भी डेबिट स्प्रेड तो नहीं डिप्लॉय करूंगा सर। अगर मुझे करना तो मैं क्रेडिट में ही काम करना चाहूंगा, या फिर मैं रेशो स्प्रेड बनाऊंगा, वो ज्यादा बेटर मेरे लिए काम करते हैं। ठीक है कौन सा स्प्रेड बनाओगे? सर, मैं क्रेडिट स्प्रेड ही डिप्लॉय करूंगा या फिर रेशो स्प्रेड में डिप्लॉय करने का ट्राई करूंगा सर। रेशियो में, राइट राइट। रेशो में करते, हम तो बैटमैन करते हैं सर। अगर हमें नॉन डायरेक्शनल करना है तो हम रेशो स्प्रेड डिप्लॉय करते हैं दोनों साइड में। अगर मुझे डायरेक्शनली सेलिंग करनी है तो फिर मैं रेशो स्प्रेड तो नहीं, उसमें तो नॉर्मली स्प्रेड बनाएंगे सर हम क्रेडिट वाला। अगर उसकी हिस्से में भी कोई, अगर डायरेक्शनल सेलिंग के लिए भी आप रेशो स्प्रेड बनाना चाहते हो तो वो भी बन सकता है आराम से, लेकिन पैसे की फिर बात आ रेशियो बन जाती सकता है। है। क्योंकि डबल लॉट में सेलिंग जब होती है ना सर, पैसे की बात आती है सारी। डायरेक्शनल सेलिंग जो करते हैं ना, मेरा ऐसा मानना है कि कम पैसे वाले लोग ही करते हैं सर। किसी के पास भी हैंडसम अमाउंट जब भी आता है ना, 10 लाख 20 लाख के साथ कोई ट्रेड कर रहा है ना, तो बहुत ही कम लोग आप ऐसे देखोगे जो लोग डायरेक्शनल में काम करते हैं सर। सब लोग नॉन डायरेक्शनल में बैठे होते हैं सर बढ़िया पैसे के साथ में। तो आई थिंक आप लोग, बाकी लोग भी सर बता सकते यहाँ पे बहुत सब टाइप के लोग हैं सर। क्या होता हो, कोई डायरेक्शनल वाले, कोई नॉन डायरेक्शनल वाले, लेकिन बड़ा पैसा हमेशा नॉन डायरेक्शनल की साइड ही आपको देखने को मिलेगा सर। ये सेलिंग तो सर बड़े पैसे वाले ही करते हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। हाँ बिल्कुल हम तो छोटे मोटे ट्रेड, हम तो छोटे मोटे से काम करते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं सर, जी वो कर रहे हैं, बिल्कुल सर, वो सेलिंग ही कर रहे हैं सर। सेलिंग ही कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है सर, आप कुछ भी ना करोगे ना सेलिंग में तो 70% तो आपको वैसे ही प्रॉफिट में जाना ही है। मार्केट कितना भी मूव कर ले, साइडवेज तो होके रहेगी सर मार्केट। आप सर अच्छी पोजीशन देखोगे ना, मैं आपको बास्केट दिखा दूं ना, आप बोलोगे कि ये क्या कर रखा है। देखो ये बास्केट देखो, मैंने पहले भी दिखाई है बहुत सारे वेबिनार में। 27,000 की कॉल सेल है सर। आप प्राइस देख लो, 306 रुपए पे सेलिंग है सर। नीचे 20,000 की पुट सेलिंग है सर, 206 रुपए पे, साल के स्टार्टिंग में सेल कर रखी है सर। बताओ। ठीक है, तो 27,000 के कॉल को हिट नहीं कर पा रही मार्केट, नीचे 20,000 की पुट को कोई मतलब ही नहीं बनता ना दोनों को हिट होने का। अब दोनों साइड से सेल करने का ये फायदा है कि एक ने अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम खड़ी भी कर दी ना, तो दूसरे प्रीमियम अच्छा 200 रुपए आराम से कवर कर सकता है आपकी पोजीशन को। तो ये ऐसे बड़े पैसे हमेशा ऐसे ही ट्रेड करते हैं सर। उसमें अगर दूसरी तरफ भाव भी निकलेगा तो दूसरी अच्छा प्रॉफिट देगी। दूसरा अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी आपकी। और जब आप डायरेक्टली करते हो ना, तो बहुत दूर के, आप एक साल बाद की पोजीशन बना रहे हैं, तो क्या होगा, आपको गैप इतना बढ़िया मिल जाएगा, इतने दूर के प्रीमियम मिलेंगे सेल करने को। मार्केट कर भी लेगी ना मूवमेंट तो प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी आपके लिए। और बड़ा पैसा तो ऐसे ही काम करेगा सर, जितना दूर रहेंगे। और फिर एक्सपायरी इतना दूर का हम रखते हैं सर, तो अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। ओके, ये एक हो गया। मैं एक आधा वो क्वेश्चन और देख लेता हूँ, किसी ने और पूछा है क्या कुछ। ओके, ये नहीं आया। ओके, हाँ, इनका एक क्वेश्चन था डेरिवेटिव एनालिस्ट का सर, वो वीडियो में देख के आई थिंक बाद में कवर कर लेंगे। अगर आप अवेलेबल हो तो मुझे बता देना सर, मुझे नाम आपका पता नहीं है। इंट्राडे में ओटीएम सेलिंग करना चाहते हैं टू कैप्चर 10 to 20 पॉइंट्स विद डायरेक्शनल सर। आप डेली बेसिस पे 10 से 20 पॉइंट अगर कैप्चर करना चाहते हैं तो सर मेरी नजर में ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर आप डेली 10 से 20 पॉइंट कैप्चर करना चाहेंगे इंट्राडे में, और इसको पूरा 22 दिन करना चाहते हो जो ट्रेडिंग डेज हमारे रहते हैं, तो ये मुश्किल काम है। ये मुश्किल क्यों है सर? आप जस्ट सिंपली, आपने जो 10 से 20 पॉइंट बोले हैं, अगर आप 10 पॉइंट भी लेंगे ना, तो 10 पॉइंट को अगर आज लोड साइज हम देख लें 65 भी आप मान के चलो सर, तो आप डेली बेसिस पे 650 रुपए उठा रहे हो सर एक सेलिंग पे। और सेलिंग तो आप नेट तो करोगे नहीं सर, इसको कहीं हेज करके करोगे, तो आपका अमाउंट जाएगा 60,000 के आसपास में। अगर आप डायरेक्शनल में जाते हो तो 60,000 में आप डेली 650 रुपए कमा रहे हो, तो सर डेली 1% का रिटर्न आप निकाल पाओगे। 22 दिन करोगे सर ये काम, तो रिटर्न सर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। किस दिन आपका लॉस भी लगेगा तो भी आप 15-16% के आसपास निकालने का ट्राई कर रहे हो, जो कि गलत है सर। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, मैं रीजन आपको बता देता हूं। आप 10-20 पॉइंट डेली निकाल सकते हो, निकल भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेंगे, लेकिन जब देने की बारी आएगी ना, आप डेली निकालो 10-10 पॉइंट। 10 पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? आपको कहीं दूर जाके सेल करना पड़ेगा। वो किस दिन आपको दे देंगे, डीके मिल जाएगा, 10 पॉइंट मिल गया आपको, ओके बात है, ओके रिपोर्ट आ जाएगी। वो एक दिन मिलेंगे, 2 दिन मिलेंगे, 3 दिन मिलेंगे, 4 दिन मिलेंगे, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना आपका कि पोजीशन आपके अपोजिट में चलना स्टार्ट होगी। अब अपोजिट में जब चलेगी
तो आपको पोजीशन काटनी पड़ेगी। अब आप कितने पॉइंट पे उसको काट पा रहे हो? अगर आप इसको 10 ही पॉइंट पे काटोगे, 10 लेने जाओगे 1:1 का रिस्क रेशो बना के 10 पॉइंट के बाद ही काटोगे, तो ये 4-5 दिन जो लिया है ना, ये भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो हल्की फुल्की अपोजिट तो पहले भी चलेगी सर। अब 10 पे ही काटोगे तो आप ये 4-5 दिन के लिए भी प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, आपको 1 या 2 दिन ही मिल पाएगा कि ऐसा होगा पोजीशन बनाई और मार्केट आपके फेवर में चलने स्टार्ट होगी, तो 1 या 2 दिन कवर करोगे, बाकी दिन ये 10 वाले ही लिमिट पहले हिट हो जाएगी आपकी, तो 5 दिन तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसको 10 से ज्यादा कर लोगे, एसएल को 10 से 20 पे ले जाओगे, तो सर फिर वो 20 वाला एसएल एक दिन कट गया, तो आप कमाओगे 10-10-10-10 करके, तो आपका 5 में से हो सकता है 2 बार एसएल कट जाए सर, तो फिर बराबर हो जाएंगे पूरे 5-6 दिन जितने आपने कमाए होंगे वो सारे बराबर कर देगी। 2 बार एसएल कटा, 40 पॉइंट गए, आपका ये लगा लो कि 4-5 दिन खराब हो गए, महीने में बराबर बराबर सी बात आएगी। तो ये जो रिटर्न आप चाह रहे हो ना सर, डेली के 10-20 पॉइंट, ये बहुत ही मुश्किल है। मेरा तो ये मानना है कि डेली के आप 2 पॉइंट भी अगर कंफर्म कर सकते हो तो वो भी करना मुश्किल है सर। डेली के 2 पॉइंट भी कोई कंफर्म ये सोच ले कि 2 पॉइंट मिल गए तो काफी है, 2 पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं सर, लेकिन ये कंफर्म करना मुश्किल है सर। क्यों? एसएल की प्रॉब्लम आती है कि आप एसएल कितना दोगे 2 पॉइंट लेने के लिए। आप कम एसएल दोगे तो ज्यादा बार नहीं कमा पाओगे, और बड़ा एसएल दोगे तो जो कमाओगे वो सारा चला जाएगा आपका। बात लास्ट में, महीने के लास्ट में वहीं पहुंच जाएगी आपकी। जी जी आनंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर, प्लीज। सर एडजस्टमेंट सिखा दो। एडजस्टमेंट सिखा दे, ओके। मैं एक बार स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बता दूं सर आपको, फिर मैं एडजस्टमेंट के बारे में बात करूंगा। आप एडजस्टमेंट और किस चीज की एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं मुझे वो भी बताइए सर प्लीज। सर एडजस्टमेंट का बेसिकली किस बेस पे हम लोग, मतलब अगर आयरन कंडोर भी है या कोई भी स्ट्रेटजी है, उसमें बैटमैन का छोड़ के, बैटमैन तो कंटेस्ट हो गया मुझे, उसके अलावा कोई स्ट्रेटजी में हमने अगर कोई पोजीशन बनाई तो एडजस्टमेंट में व्यू कैसा होना चाहिए, किस कब हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए और किस तरफ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ओके वो मुझे नहीं आइडिया। ठीक है सर, वो भी हम कवर करेंगे। मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट देना मुझे ना। एक मिनट में एक बार फाइल ले लेता हूँ, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। मैं स्ट्रेटजी को लेके काफी सारी बातें हो रही थी कल, तो मुझे लगा स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा कवर करना चाहिए मुझे। स्ट्रेटजी को आप लोग ना, कोई भी स्ट्रेटजी हो सर, प्री डिफाइंड जो स्ट्रेटजी पहले से बनी हुई है, जैसे आयरन कॉन्डोर है, उसको कैसे बनाना है और कैसे आप उसमें काम कर सकते हैं, मैं उसको एक बार कवर करूंगा आप लोगों के सामने। और उसमें एडजस्टमेंट भी है, रिस्क मैनेजमेंट भी है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई बंदा डायरेक्टली ये चाहता है कि सेट ऑफ रूल आपको मिल जाए, तो आप किसी की स्ट्रेटजी ले तो सकते हो सर, लेकिन स्ट्रेटजी लेने का ये मतलब नहीं कि आप उससे प्रॉफिट भी कमा लोगे, क्योंकि आपका माइंड ना उससे मीट करना जरूरी है सर। उसकी साइकोलॉजी आपसे मैच हो जानी चाहिए, तभी आप कमा पाओगे। नहीं तो आप स्ट्रेटजी किसी की भी ले लो उठा के, स्ट्रेटजी कॉपी करने से आपका काम नहीं चलेगा सर। एक सेकेंड, ओके। ओके खुल गया, ठीक है। ये आपको नई स्क्रीन दिख रही है सर? ये एक हाउ टू बिल्ड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करके कुछ दिखा आपको नया? जी ओके ठीक है। पढ़ा था सर इसको। आपने आपने कब पढ़ा सर इसको? ये तो मैंने आज ही बनाया, डाला ही नहीं मैंने कहीं पे। सर एक आपने एक और भेजा था ना? नहीं सर, ये वाला नहीं भेजा, वो पहले वाला मैंने भेजा हुआ कुछ इससे पहले, ये वाला तो मैंने आज सुबह ही काम किया था इस पे तो सर। एक आपने और भेजा था सर इससे। हाँ ऐसे ही कुछ भेजा होगा, जितने डॉक्यूमेंट आते हैं हम ये लोगो लगा के ही देते हैं सर सारे के सारे। मैं प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी आपको बनानी है ना, तो उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ कि बेसिक से कैसे आप बना सकते हैं, या कोई स्ट्रेटजी आपके पास है तो उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं सर, ठीक है। 5-10 मिनट के लिए कवर करेंगे, फिर आपके कोई डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो सब चीजें भी साथ में ले लेंगे सर, ठीक है। सर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही आपकी। बाकी लोगों को भी नहीं आ रही क्या, या सर के साथ ही दिक्कत है? कोई कंफर्म नहीं करे? सर, आ रही है यादव जी का कुछ आवाज आ रही है, खर 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 खर। यादव जी आप म्यूट कर देंगे सर प्लीज, वीडियो जाएगी तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। ओके, हेलो यादव जी, आप सुन रहे हैं सर? ओके थैंक यू सर। जी जी। ओके सर, आपके बात नहीं कर रहा ना, वो अगर थोड़ा म्यूट कर दे तो अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल, हाँ थोड़ा भूल जाते सर लोग बात करते करते, फिर भी देखते हैं, चलो हम ट्राई करते हैं। ओके हम बात करेंगे सर, सब देखो 90% लोग नुकसान में चलते हैं, मोर देन 90%, इनफैक्ट 92-93% तक चले जाते हैं लोग, रिस्क में रहते हैं। क्यों ट्रेडर फेल होते हैं? सोच के सब आते हैं कि प्रॉफिट कमाना है, लेकिन क्यों होते हैं सर? सबसे पहले रीजन में यहाँ पे कवर करेंगे हम, व्हाई मोस्ट ट्रेडर फेल सर।
एक तो नो क्लियर स्ट्रेटजी सर, किसी के पास में ना एक फिक्स स्ट्रेटजी जिस ट्रेडर के पास होगी ना, वो लोग उसके फेल होने के चांस कम हो जाएंगे। वो बार बार सेटअप अपने चेंज नहीं कर रहा होगा, एक ही सेटअप पे वो काम करेगा, तो रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। क्लियर स्ट्रेटजी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फेल होने के चांस बहुत हाई हो जाते हैं सर आपके। अब बार बार स्ट्रेटजी स्विच करोगे तो, एक स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो फेल के चांस आपके कम हो जाएंगे। दूसरा है इमोशनल डिसीजन सर, ये बहुत बड़ा दुश्मन है सर। हम मार्केट जब देखते हैं ना, मार्केट चल रही होती है तो हमें लगता है यहां से यहां चली जाएगी, यहां से यहां चली जाएगी। आपका लॉस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 2.5-3% होते हुए, आप फिर भी उसको बुक नहीं कर रहे, आप उम्मीद लगाने लग जाते हो मार्केट से, होप ट्रेडिंग करते हो कि नहीं यहां से तो घूम ही जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो इमोशनल डिसीजन है ना, ये नहीं ले पाते इंसान। कई बार ट्रेड प्रॉफिट में हो जाती है, 2-3-4% प्रॉफिट दे भी रहते हो ट्रेड, उसके बाद भी नहीं निकलते ट्रेड से और ग्रेड दिखाते रहते मार्केट को। तो जो इमोशन हमारा ह्यूमन इमोशन है ना सर, ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर आप इमोशन लेस ट्रेडिंग कर पाओ ना, आप सेटअप रूल अगर बना दोगे तो इमोशन से आपके साइड हो सकते हैं, आप अच्छा काम कर सकते हो मार्केट में। इमोशनल डिसीजन आपको बंद करने पड़ेंगे सर। आगे है रिस्क मैनेजमेंट सर, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे काम करोगे ना तो ज्यादा बेटर है। रिस्क मैनेजमेंट पे काम करने के लिए मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर बता देता हूं सर। रिस्क मैनेजमेंट पे काम करने के लिए आपको ना प्रैक्टिकल रिटर्न ढूंढ लेने हैं। एक बार सब लोगों से बात कर लो, यूट्यूब पे देख लो, बाकी जगह बात कर लो सब लोगों से जो लोग काम करते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं। जो प्रैक्टिकल रिटर्न है वो आपको मिल गए। मैं बता देता हूं प्रैक्टिकल रिटर्न सर, 2 से 3% अगर आप महीने का कमा लो, साल का बनता है 24 से 36%। अगर आपने ये कमा लिया ना तो आप बहुत ही बड़े ट्रेडर हो सर। आपसे बड़े ट्रेडर फिर नहीं है मार्केट में, कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर हो वो इससे ज्यादा रिटर्न नहीं कमा रहा है सर आजकल मार्केट में। प्रैक्टिकल यही है, अगर कोई आपको ज्यादा बोल रहा है ना तो वो गलत बोल रहा है सर, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं कमाया जा सकता। हाँ, कोई कमा रहा है तो उसका तुक्का लग सकता है, किसी महीने उसने 10-20 हजार रुपए डाल दिए, 1 लाख रुपए डाल दिए, 1 लाख के 2 लाख बना दिए, बना सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं बना पाएगा। उस साल के सीएजीआर में आपको नहीं दिखा सकता, कंपेरेटिव 1 साल की रिपोर्ट निकालोगे तो वो नहीं कमा पाएगा इतने ज्यादा पैसे। जैसे आप रिटर्न को पता लगा लोगे कि 24 से 36% मुझे मिलना है, तो आपका रिस्क एकदम से आपके सामने आ जाएगा। कैसे? 24% आपको कमाना है तो आपको पता है महीने का 2% की एवरेज बनती है, 2% ही कमाना है तो सर आप 5% का, 6% का, 4% का रिस्क क्यों लोगे? 2% कमाने के लिए मैक्स टू मैक्स 2% का रिस्क ले सकते हो आप, या फिर उससे भी कम होना चाहिए आपका रिस्क। तो उसको आप देख लो कि महीने में कितनी आप ट्रेड करते हो, वीकली करते हो या मंथली करते हो। मंथली करते हो तो सर आपको एक ही बार रिस्क लेना है, महीने में किसी भी टाइम पे 1% दिख जाए, 1.5% दिख जाए, आप काट लो अपनी पोजीशन को, रिस्क मैनेजमेंट आपका हो जाएगा उसी टाइम पे। अगर आप वीकली काम करते हो तो आप ये हिसाब लगा लो कि 4 वीक में आपको काम करना है, 1 वीक का पर्टिकुलर फिक्स कर लो कि 1 वीक में 1% लग गया ना तो मैं हटा दूंगा पोजीशन को, आप काटना स्टार्ट करो पोजीशन को, अगले वीक फिर से डिप्लॉय करो। तो ये देखो कि आपका पूरे महीने जाके कितना रिस्क बन रहा था, तो अपनी ट्रेड के रिस्क को उसके अकॉर्डिंग मैच कर दो। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है सर, ये स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी डिफर भी करता रहता है। जैसे मैंने कल भी कवर करने का ट्राई किया था, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हैं ये उस टाइप के ट्रेडर हैं जो हाई रिस्क में काम करते हैं, वो 3-4% रिस्क भी ले लेते हैं लेकिन रिटर्न भी ज्यादा लेते हैं, 3-4-5% ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2% ही रिटर्न लेते हैं और 1-2% ही रिस्क लेते हैं। कुछ लोग हैं जो इससे भी ज्यादा हाई रिस्क में काम करते हैं, अपने उनकी पोजीशन में 5-6% चलता होता है फिर भी आराम से बैठे रहते हैं वो लोग। उनका नेचर हो जाता है अलग अलग काम करने का, लेकिन रिस्क आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना रिस्क लेना है। ऐसा होना चाहिए आप ले लो रिस्क, 5% का रिस्क ले लो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि 5 का आपकी प्लानिंग के थ्रू आना चाहिए। वो रिस्क जो लॉस चल रहा है वो 5% अगर आया है ना तो वो आपकी प्लानिंग के थ्रू होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए एकदम से। समझ पाए सर मेरी बात को? अगर आपकी प्लानिंग 1% की है ना तो 1% ही रिस्क आना चाहिए सर आपका। 1 से 1.25 हो सकता है वो, 1 से अगर आपकी प्लानिंग है 1% की और आप रिस्क आपकी पोजीशन पे 3% चल रहा है तो गलत है, क्योंकि आप 3% के लिए प्रिपेयर नहीं हो। जो लोग 5% ले रहे हैं ना, वो उनको पता है कि 5% रिस्क इस पोजीशन पे चल रहा है तो वो कवर भी उसी स्पीड से करेंगे, उसको प्रॉफिट भी उतना ही लेने वाले हैं। ओके, ये रिस्क मैनेजमेंट पे इसमें बड़ा टॉपिक है सर, आराम से बात करेंगे। स्ट्रेटजी डिफर कैसे करता है, बंदे की साइकोलॉजी कैसे मेंटेन होती है, उसके अकॉर्डिंग वो कितना रिस्क लेते हैं, ये इसको डीप में कभी बात करेंगे तो मैं बताऊंगा सर आगे। ओके, ये तो है ही सर, कंसिस्टेंसी तो किसी के पास है ही नहीं, रिटर्न रूल लोगों के पास नहीं है। आप जितनी रूल जैसे स्ट्रेटजी बनाते हो ना, ट्रेडिंग को थोड़ा सिंपल करने का ट्राई करो। आपको एंट्री लेनी है ना तो एंट्री के रूल लिख लो सर, कि आपका ये सेटअप बनता है, ये मेरे टाइमिंग है, इस दिन मैं एंट्री करूंगा, इंडेक्स इतना होगा तो मैं एंट्री करूंगा, ये स्ट्रेटजी पे इतना प्रीमियम मिलेगा तो मैं बेचूंगा। ये सारे रूल बना लो सर, ये
आपको एंट्री के रूल है, ऐसे ही आप एग्जिट के रूल बनाओ कि ये कंडीशन होगी तो मैं एग्जिट करूंगा, मेरा एसएल इतना आ गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा, मार्केट ने ये लेवल ब्रीच कर दिया तो मैं एंट्री एग्जिट कर लूंगा, मैंने आयरन को डिप्लॉय कर रखा 200 पॉइंट की मूवमेंट होगी तो मुझे निकलना है, ये रूल बनाओ सर। उसके बाद एडजस्टमेंट के रूल बनाओ, कोई भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करिए तो इसमें 100 पॉइंट के बाद में ये रूल मुझे फॉलो करना है, 200 पॉइंट के बाद ये रूल फॉलो करूंगा, ये सारी चीजें बनाओ सर। वीक में इतना प्रॉफिट आ गया तो अगले वीक के लिए मुझे और सेव करनी है अपनी पोजीशन, तो मैं कितनी ज्यादा सेव करूंगा, इस वीक में मुझे लॉस आ गया तो अगले वीक में कैसे उसको टैकल करूंगा, या 4 वीक में से मेरी जो स्ट्रेटजी बनी है वो 1 वीक लॉस देती है, 2 वीक लॉस देती है, तो बाकी 2 वीक में मैं कैसे कवर करूंगा। ये सारे रूल आप पहले से डिसाइड करो सर, और ये तभी हो सकता है जब आपके पास एक स्ट्रेटजी होगी। अगर आप बार बार चेंज करोगे ना तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कभी भी, आप बस रैंडमली आओगे, ट्रेड लोगे चले जाओगे, आओगे ट्रेड लोगे चले जाओगे, कभी आपको प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। ऑन एन एवरेज जब साल का निकालोगे तो आप रेड में मिलोगे सर, या फिर ब्रेक इवन पे आप मिल सकते हो। आई थिंक मैं समझा पाया हूँ सर चीजें आपको। ओके ठीक है, अब मैं मार्केट का वो बताता हूँ सर कैसे आप बना सकते हो। स्ट्रेटजी आपको बनानी है ना, सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर लो। किसी के बैकग्राउंड से फिर से वो स्टार्ट हुआ, यादव जी आपके बैकग्राउंड से आ रहा है सर, कुछ बोलना हो तो आप बताइए सर, नहीं तो आप म्यूट कर देंगे तो और बेटर हो जाएगा। मैं तो सर घंटे में हूँ, मैं कुछ नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा सर? मैं तो सर गाड़ी में हूँ, गाड़ी के शीशे बंद है। ओके ओके, हाँ अभी थोड़ा ठीक है सर, ओके ठीक है। मैं स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ सर कैसे आप काम कर सकते हो। कोई स्ट्रेटजी पहले भी उसको भी फॉलो कर रहे हो तो ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो सर अपना इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर दो। आप निफ्टी में काम करते हो ना, आप निफ्टी में ही काम करो, बार बार स्विच मत करो इंडेक्स को। आप बैंक निफ्टी में काम करते हो तो बैंक निफ्टी में ही काम करो, स्टॉक में किसी में काम करो तो स्टॉक में ही काम करो सर। इनको रोज रोज स्विच करोगे ना कि आज निफ्टी में कर लिया, कल सेंसेक्स में कर दिया, परसों फिर बैंक निफ्टी में कूद गए, किस दिन स्टॉक मिल गया तो उसमें कर गए, तो आपको ना किसी भी चीज का अच्छा आइडिया नहीं लगेगा। आप एक ही इंस्ट्रूमेंट में बने रहोगे ना तो आप उसको समझ पाओगे, उसका रिएक्शन आपको अच्छे से देख पाओगे, वो चीजें आपको ज्यादा बेटर समझ आएंगी। निफ्टी को देख के हमें पहले से ही, अब जैसे हम सालों सालों काम करते हैं ना, हमें पता है 200 पॉइंट दूर कितना इस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा, प्रीमियम क्या चल रहे होंगे, ऊपर साइड में क्या है, पुट साइड में क्या है, इसका बिहेवियर कैसा रहता है, तो हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिल जाती है सर। सेम इंडेक्स में अपने काम करना है तो एक स्ट्रेटजी, एक इंस्ट्रूमेंट कोई पकड़ लो, कोई भी आपका हो सकता है पसंद का सर। दूसरा टाइम फ्रेम सर, आप अपने ये टाइम फ्रेम ना आपको समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो ना तो सारी चीजों को सर विद रेस्पेक्ट टू इंट्राडे में ही देखो उन चीजों को, फिर आप पोजिशनल में क्या हो रहा है, मंथली में क्या हो रहा है, उन चीजों पर फोकस मत करो। आपके इंडिकेटर, आपकी एंट्री एग्जिट, आपके एडजस्टमेंट, आपके एग्जिट रूल सारे के सारे इंट्राडे के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए फिर उस केस में। बाकी चीजें आपके लिए नोट एप्लीकेबल हो जाएंगी सर। उन चीजों पे आप अगर एनर्जी वेस्ट करोगे तो गलत है, आपको इंट्राडे में ही काम करना है। सेम काम आप पोजिशनल के लिए कर सकते हो। अगर पोजिशनल ट्रेडर हो, वीकली में काम कर रहे हो तो सर वीकली के रेस्पेक्ट में ही सारी चीजों का ध्यान रखो। आपको वीकली में काम करना है, 50 70 100 पॉइंट के मूवमेंट में आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो नहीं पड़ना चाहिए। फिर आप इंट्राडे में कोई 100 पॉइंट की कैंडल बन गई तो आपको डरना भी नहीं चाहिए सर, अगर आप पोजिशनल काम कर रहे हो तो अपना एसएल वगैरह सब उस अकॉर्डिंग मैनेज करो। बाकी चीजों को फिर, बाकी जो नॉइस है इंट्राडे का, इन चीजों को छोड़ दो। पोजीशन में कोई ट्रेड करता है तो ओवरनाइट को कैसे बचाना है, एडजस्टमेंट के लेवल कितना दूर रहेंगे, उन चीजों पे ध्यान लगा दो, आप काम ठीक हो जाएगा। टाइम आप इंस्ट्रूमेंट आपने देख लिया, टाइम फ्रेम कोई एक चूज कर लो सर, सभी टाइम फ्रेम में ट्रेड मत करो। आप इंट्राडे भी कर रहे हो, आज आपने इंट्राडे कर लिया, कल आपने पोजिशनल बना दी, 2 दिन बाद फिर आपको पोजिशनल कटोगे, फिर आप किसी दिन इंट्राडे बन गए, फिर किसी दिन मंथली पोजिशन बना दी। ऐसा करोगे तो सेटअप नहीं बन पाएगा सर। आप अपना नेचर फिक्स कर लो कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो कि पोजिशनल ट्रेडर हो। 2 महीने अगर किसी को सेटअप समझ नहीं आ रहा कि मुझे इंट्राडे बनना है या पोजिशनल बनना है तो सर पहले 1 महीना 2 महीने इंट्राडे काम करो, मत करो पोजिशनल। इसमें आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाए तो इंट्राडे कर लो, नहीं रिजल्ट आपको ठीक मिले तो पोजिशनल पे शिफ्ट हो जाओ, फिर 2 महीने के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग करके देखो, इंट्राडे मत करो उस केस में। ऐसा करोगे तो आपके रूल आपके साथ में काम करेंगे। उसके बाद में स्टाइल है सर, ऑप्शन सेलिंग आपको करनी है, आपको बाइंग, तो सर ये मैंने गलती से लिख दिया, चलो छोड़ दो बाइंग को, तो बाइंग तो है ही नहीं। आपको हेज पोजीशन बनानी है, आप नेग पोजीशन सेल करना चाहते हो, या फिर जब हेज कर रहे हो तो कितना दूर का आप हमेशा हेज करते हो, 300 पॉइंट दूर रखते हो या 200 पॉइंट दूर रखते हो, या जैसे मेरे जैसे लोग 50 पॉइंट दूर रखते हैं अपनी हेज को, तो कितना ऊपर नीचे करना है वो आप फिक्स कर दो पहले से ही। ऐसा करोगे तो ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे सर। जितनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी आएगी आपके पास में, उतनी ज्यादा आप रेगुलर हो पाओगे सर प्रॉफिट को लेके। मार्केट कंडीशन है सर, मार्केट कंडीशन को ना आप इस तरीके से कभी उम्मीद मत लगाओ कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। खाली मार्केट को एक ही नजर से देखो, ये देखा करो कि मार्केट ट्रेंडी है या मार्केट साइडवेज है, बस इतना पता किया करो। ये मत पता करो कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। अगर मार्केट ट्रेंडी है
तो आप अगर डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है, मार्केट ट्रेंड है, तो आपको पोजीशन बनानी चाहिए उस टाइम पे, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो, क्योंकि आपको डायरेक्शन चाहिए थी। अगर ये मार्केट इतनी ज्यादा ट्रेंडी हो रखी है और आप नॉन डायरेक्शन ट्रेडर हो तो आपको एकदम से समझ आ जाएगा कि ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आप अगर थोड़ा होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, पोजीशनिंग को कम करना है थोड़ा अपनी क्वांटिटी को तो कम किया जा सकता है उस केस में, या थोड़ा सेफ्टी ज्यादा लेनी है तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये तभी ले पाएंगे जब मार्केट को आप दोनों दो नजर से देखोगे, बस खाली मार्केट ट्रेंडी है या मार्केट साइडवेज है। अगर आपको दिख गया कि मार्केट साइडवेज चल रही है और आप हो डायरेक्शनल ट्रेडर, तो सर उस टाइम पे थोड़ा होल्ड कर लो, आने दो मार्केट में ट्रेंड आने दो कहीं पे अपसाइड या डाउन साइड, उसके बाद अपनी पोजीशन डिप्लॉय करो अच्छे से। समझ पाए सर, दोनों में ऐसे करके डिफरेंस करके चलोगे तो स्ट्रेटजी आपकी कैसे काम कर रही है आपको ज्यादा समझ आएगा। सेम हाई वीक्स में आपकी स्ट्रेटजी कैसे है, लो वीक्स में कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। जैसे हम बैटमैन डिप्लॉय करते हैं फॉर एग्जांपल सर, अभी इंडिया वीक्स बहुत ज्यादा लो हो गया है तो हमें प्रॉब्लम हो रही है वो डिप्लॉय करने में, क्योंकि हमारा रिस्क रेशो जो आरआर रेशो हमारा रिस्क रिवार्ड का वो फेवरेबल नहीं है हमारे लिए, तो हमारे लिए स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है अभी लो वीक्स में, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जो आपकी हाई इंडेक्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, किसी की स्ट्रेटजी ऐसी जो लो इंडेक्स में परफॉर्म नहीं करती, तो उस स्ट्रेटजी पे कब आपको एक्शन लेना है, कब आपको होल्ड करना है, कब आपको एग्रेसिव होना है, वो चीजें भी आप डिसाइड करके रखो पहले से ही। आप जिस सेटअप पे काम करोगे, इंडेक्स अगर 10 के नीचे आया तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो आप रुक जाओ हफ्ता 10 दिन के लिए। ये आप तब रुक पाओगे जब आप अपनी स्ट्रेटजी पे आपको कॉन्फिडेंस होगा, जब आपने बैक टेस्ट कर रखा होगा सर। ठीक है, एंट्री के रूल मैं आपको थोड़ा बताता हूं सर। एंट्री के लिए आप कैसे कैसे रूल ले सकते हो। स्ट्रक्चर बेस्ड एंट्री कर सकते हो कि ये स्ट्रक्चर बनेगा मार्केट में तो हम एंट्री लेंगे। लेवल बेस हो सकता है कि आप ट्रेडर हो, आपको पता है कि 26,000 पे आएगी तो 26,000 की मार्केट रीटेस्ट कर देगी सर, ऊपर की साइड में जाना ट्राई कर सकती है, तो आप वहां पे लेवल का वेट कर रहे हो सकता है ये लेवल आप ऊपर का वेट करो, 26,300 जब आएगी तो हम कुछ एक्शन लेंगे, तो आपके लेवल का लेवल बेस एक एंट्री हो सकती है वहां पे। अब उस टाइप के ट्रेडर हो तो वो एंट्री आप ले सकते हो। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो मार्केट चली गई ऊपर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, जैसे 26,000 आएगी तो लोग यहां से पुश बैक होगा तो वहां से सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग हैं ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेना चाहते हैं कि ब्रेकआउट होले कंफर्मेशन मिल जाएगी तभी एंट्री लेंगे, तो वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो किस टाइप के। लेकिन वो सारे लोग जो भी हैं वो लेवल बेस एक टाइप से एंट्री करेंगे सर। उसके बाद इंडिकेटर बेस है, जैसे मैं हूं पर्सनली सर, मैं इचिमोको इंडिकेटर को बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूं, तो मैं इंडिकेटर अगर मुझे किसी भी टाइम पे बोलता है कि मार्केट अभी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है तो मैं इसके बेस में भी एंट्री ले लेता हूं बहुत बार। तो इंडिकेटर बेस आप एंट्री करना है तो वो भी आप कर सकते हो सर एंट्री के लिए। विक्स की कंडीशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि इंडिया विक्स किस जोन में है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी एंट्री एग्जिट हो सकते हैं सर। कोई कुछ बोल रहा था सर, मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूं सर, फिर उसके बाद इमोशन वाला तो कोई काम ही नहीं है सर, ओनली रूल बनाओ आप अच्छे। एंट्री के लिए रूल बना दो कि ये कंडीशन होगी ना तो आप एंट्री कर सकते हो। एंट्री के लिए कुछ रूल ऐसे भी हो सकते हैं कि आप टाइमिंग फिक्स कर दो, जैसे हमने बैटमैन के लिए टाइमिंग फिक्स कर दिया कि हम वेडनेसडे को 11 बजे ही एंट्री करेंगे, तो हमारा रूल है सर वो, हम उस रूल को ब्रीच नहीं करते कभी भी। ऐसा नहीं करते कि 11 बजे बजाय हम 10 बजे एंट्री कर लिया या फिर 2 बजे एंट्री कर लिया। अगर हल्का फुल्का अमेंडमेंट करना पड़ता है तो वो भी हम सारा डाटा देख के तब उसमें चेंज करते हैं हल्का फुल्का अपने रूल में। लेकिन रूल चेंज करने से पहले हमें पहले से ही पता होता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, तो फिक्स रूल हो गया। ऐसा करने से क्या होता है, जो पैनिक हमारा बनेगा मार्केट में, वो पैनिक से पहले ही हम बच जाते हैं सर, क्योंकि हमारे रूल फिक्स हैं एंट्री करने से। एग्जिट के लिए सर सिंपल सिंपल रूल है, आप डायरेक्शनल करो चाहे नॉन डायरेक्शनल करो। एग्जिट के रूल जब आपको बनाने हो तो आप सबसे पहले तो स्टॉप लॉस बना दो कि अपनी ट्रेड पे आपको कितना एसएल लेना है। आप 2% का प्रॉफिट लेने जा रहे हो तो सर मेरा व्यू है कि 2% से ज्यादा का एसएल कभी भी मत रखो उस पे, उससे कम एसएल आपको होना चाहिए। किसी भी टाइम पे आपका एसएल आ जाए पोजीशन को काट दो, चाहे कोई सेटअप बन रहा हो कुछ भी बन रहा हो। आप जब लॉस लेना सीख लो ना, मैं कह रहा हूं कि सर मार्केट में प्रॉफिट लेने मत जाया करो, मार्केट में जाओ अपने लॉस को बचाने के लिए। आप लॉस लेने चले जाओ मार्केट में, मार्केट को ये बोलो ट्रेड बनाओ और जो लॉस आपने फिक्स किया ना, बस वो लॉस जब आ जाए ना आप लॉस को टाइमली बुक कर लो, बस प्रॉफिट के लिए होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस के लिए कभी होल्ड मत करो। आपने 1% की लिमिट लगाई है आपके सेटअप पे, 1% किसी भी टाइम पे स्क्रीन पे दिख जाए, पहले उसको पहले एक्शन में बुक कर दो सर उस लॉस को। अगर आपने ये वाला अचीव कर लिया ना, स्टॉप लॉस वाला, टाइम से काट दिया पोजीशन को, तो बड़े लॉस नहीं होंगे सर आपके, क्योंकि आप छोटे लॉस पे काट लोगे पोजीशन को, तो बड़े लॉस कैसे होंगे। फिर दोबारा पोजीशन बनाओ सर, जब आपका सेटअप फिर से आपको बोले एंट्री रूल आपके मीट हो जाए, फिर से एंट्री लो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, लेकिन लॉस को काटना सीख लो सर, ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। सब लोग काम करते होंगे सर, आप लोग भी बताना आपको बड़े लॉस क्यों होते हैं, क्योंकि आपने एसएल को नहीं काटा होता कहीं ना कहीं पे। अगर आप सब लोग जितने आपको बड़े लॉस होंगे 5%, 10%, 15% आपकी कैपिटल उड़ी होगी, अगर आपका एसएल बन रहा था 2% पे, आप 2% पे उस एसएल को काट जाते तो बड़ा लॉस कैसे होगा सर। आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, आप फिर से नेक्स्ट ट्रेड बना सकते थे आराम से।
तो ये एक एसएल काटने वाली चीज है सर। टारगेट आपको बुक करना चाहिए। एग्जिट के लिए आप दूसरा रूल बना सकते हो कि टारगेट आपका आ जाए तो कैसे आपको एग्जिट करना है। इसमें डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल के लिए अलग अलग है सर। डायरेक्शनल तो सीधा अपना बुक करेंगे, डायरेक्शनल कोई ट्रेड कर रहा है तो उनके पास दो ही नॉर्मली रहता है कि डायरेक्शनल को ट्रेड करेगा तो वो नेगडी कोई सेल करके बैठा होगा या कोई पेयर बना रखा होगा उन्होंने, उन पे अगर उनका टारगेट आ गया 3% का 4% का तो अपने बुक कर लो। अगर नॉन डायरेक्शनल की बात करें तो वो टारगेट को स्प्लिट भी कर सकते हैं। आपने दोनों साइड बेचा हुआ है सर। फॉर एग्जाम्पल आपने आयरन कोडर बना हुआ है, 26,000 का लेवल था, मार्केट ऊपर चलेगी तो आप डाउन साइड वाली जो लेग आपकी पुट वाली उसको बुक कर सकते हैं। सेम काम बैटमैन में हम लोग करते हैं सर। अगर हमारा टारगेट होता है 1% का, टोटल हमें 1% लेना है, उसमें से 0.5 आना था कॉल साइड से और 0.5 आना था पुट साइड से। किसी भी टाइम पे अगर मुझे पुट से पूरा मिल जाता ना 0.5 या उससे हल्का फुल्का कम मिल जाता है एक्सपायरी से, एक दिन पहले 2 दिन पहले 0.4 मिल गया, 0.45 मिल गया, तो हम उसको बुक कर लेते हैं सर उस टारगेट को। आपको कैसे बुकिंग करनी है उसके रूल बना लो सर कि मुझे एक साइड से इतना मिल गया तो मैं बुक कर लूंगा, 0.40 किसी भी टाइम पे अचीव होगा तो मैं बुक करूंगा, या मैं पूरे प्रॉफिट के लिए ही वेट करूंगा। लेकिन आपके रूल फिक्स होने चाहिए सर। उसके बाद मार्केट को चांस मत दो सर आप कुछ करने का। थर्ड क्या कर सकते हो, टाइम बेस सर। कोई भी एक्सपायरी आपने ले ली सर वीकली, आप उसके लिए टाइम बेस भी रूल बना सकते हो कि इस पोजीशन को मैक्स टू मैक्स कब तक होल्ड करूंगा। आप मार्केट को पूरा मौका ही मत दो कि आपको लॉस करा पाए। आप ये सोच लो कि पोजीशन बनाई आपने वेडनेसडे को, आप ये रूल बना दो कि फ्राइडे को मैं है ना सैटरडे संडे में होल्ड ही नहीं करूंगा पोजीशन को, फ्राइडे तक तो जो होगा ना ट्रेड में मैं अपना काट पीट के घर चला जाऊंगा। ये भी एक रूल बना सकते हो सर टाइम बेस एग्जिट के लिए। बैटमैन में हम लोग क्या करते 320 तक होल्ड करते पोजीशन को। 320 हमारा रूल है कि वीक में चाहे कुछ भी हो जाए हम पोजीशन को काटेंगे नहीं, लॉस को मैनेज करेंगे 1% पे, कैसे मैनेज करना है वो हमारा सिस्टम है। लेकिन एंड एग्जिट का टाइम हमारा फिक्स है सर 320 पे। जो लोग कोई है बैटमैन वाला सर वो लोग जानते होंगे। जैसे हम बैटमैन को बोलते हैं सर कि 320 पे ही एग्जिट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे हम अपनी पोजीशन को एग्जिट। तो ऐसा भी कुछ रूल आपका हो सकता है। और एग्जिट हमेशा मोर इंपोर्टेंट है सर देन एंट्री। एंट्री आप कहीं भी कर लो, एंट्री कोई भी रैंडम बंदा आके कर सकता है, कितना नया बंदा भी एक अच्छी या बेकार एंट्री कर सकता है। लेकिन एग्जिट अच्छा एग्जिट करना वो अच्छा ट्रेडर ही कर पाएगा सर, जो अच्छा एग्जिट होना है। एग्जिट बढ़िया से करना, टाइमली करना, अच्छे लेवल पे करना, ये मुश्किल काम है सर। ये होना मतलब अगर आपने ये परफॉर्म कर लिया ना, अच्छा एग्जिट आप करना स्टार्ट कर दिया आपने, तो स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी ही करेगी। फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है सारी, टाइमली एग्जिट नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग लगता है कि इस पोजीशन में तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा था मैं काट लेता तो बढ़िया प्रॉफिट बुक हो जाता। कई बार ये लगता है कि यार क्यों नहीं काटा मुझे वहां पे, बाद में पछताते रहते हैं। ये भी सोचते हैं कि कोई प्रीमियम 100 रुपए बेचा हुआ था, 60 पे आया था यार, 60 पे कर जाओ, वापस प्रीमियम फिर से 100 आ गया, तो बंदा ये सोच रहा है एक बार वापस चला जाए 60 पे, मैं जाते ही काट दूंगा। वो ऐसा इसलिए होता क्योंकि आपका रूल फिक्स नहीं था वहां पे। अगर आपको ये पता होता कि 60 पे आता तो आप काटते हो, तो आप काट लेते उस पोजीशन को, वापस 100 तक नहीं जाने देते, फिर बाद में पछताने से तो कुछ होगा नहीं सर। एग्जिट के लिए ऐसे करके कुछ रूल फिक्स किए जा सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सर जैसे मैंने पहले बताया ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करने के लिए टाइम चाहिए, मैं फिर भी बताता हूँ सर। आप एडवांस में फिक्स करो सर सारी चीजें। मैक्स जो रिस्क आप लेने वाले हो एक ट्रेड पे वो फिक्स कर लो। आप आयरन कंट्रोल डिप्लॉय करते हो या कोई भी सेटअप डिप्लॉय करते हो, आप एक ट्रेड पे कितना रिस्क होना है ना उसको डिसाइड कर लो पहले ही अपने नेचर के हिसाब से। आप इंटरडे ट्रेडर हो, आप बड़ा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते सर। आप पहले ही मान लो कि एक ट्रेड पे मुझे 1% आ गया तो काटूंगा ही काटूंगा पोजीशन को, वो आपका फिक्स रहेगा ना, तो आपके बड़ा लॉस बच जाएंगे। आप पोजिशनल ट्रेडर हो, ऐसी पोजीशन है जो आपको 3% का प्रॉफिट निकाल के दे सकती है कोई ट्रेड, तो सर उसमें आप 2% का एसएल फिक्स कर दो कि 2% आएगा तो मैं काटूंगा, नहीं तो मैं बैठा रहूंगा ट्रेड में। लेकिन 2 आ गया तो 100% काट लूंगा। ऐसा कुछ फिक्स करो सर एक ट्रेड के अकॉर्डिंग। मैक्स ट्रेड भी फिक्स की जा सकती है। अगर डायरेक्शनल ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको कितने बार एंट्री एग्जिट लेना है या कितने बार ट्रेड इनिशिएट करोगे आप डिप्लॉय करोगे वो भी फिक्स कर सकते हो। एक वीक में जैसे हमारा है बैटमैन सर, हम एक ही बार डिप्लॉय करेंगे एक वीक में, हम 2 बार डिप्लॉय नहीं करेंगे बैटमैन को, चाहे कितनी भी अच्छी कंडीशन हो कितनी भी बेकार कंडीशन हो, ये हमारी फिक्स है। आप इंट्राडे ट्रेडर अगर हो तो उसमें भी आप एंट्री एग्जिट फिक्स कर सकते हो कि दिन में मैं बस 2 ही ट्रेड करूंगा, 3 ट्रेड नहीं बनाऊंगा या 4 ट्रेड नहीं करूंगा, बार बार मतलब स्विच नहीं करूंगा अपने रूल को, वो भी एक चीज फिक्स हो सकती है सर। महीने की भी फिक्स कर सकते हो आप, एक महीने में आप 2 ट्रेड करते हो या 3 करते हो या 4 करते हो, वो भी फिक्स कर सकते हो सर। मैक्स ड्रॉ डाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। कोई भी स्ट्रेटजी आप काम करते हो ना, तो आप किसी की भी स्ट्रेटजी से कभी भी किसी से सीख रहे हो ना या किसी से पूछ भी रहे हो ना, तो स्ट्रेटजी के बारे में अगर आपको चेक करना है कि सिस्टम कैसा है बंदे का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैक्स ड्रॉ डाउन। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं लगता कि होता क्या है।
ये ड्रॉडाउन मैं आपको बताता हूं सर। मैक्स ड्रॉडाउन ये चीज है कि कोई भी सेटअप आज आपने डिप्लॉय कर दिया, वो अगले 6 महीने में, 1 साल में कंटिन्यू चल रहा है, तो उसमें मैक्स टू मैक्स कंटिन्यू लॉस कितना हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बैटमैन डिप्लॉय किया सर, मैं बैटमैन के बारे में बोलूंगा क्योंकि मैं यही करता हूं। मैंने बैटमैन डिप्लॉय किया, इस वीक में मुझे बैटमैन पे एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में 1% का लॉस हो सकता है, मुझे लग गया लॉस। फिर अगला वीक आया, मैंने फिर से डिप्लॉय किया, मुझे फिर से लॉस लग गया, तो मेरा ड्रॉडाउन हो गया सर 2% का। मैंने तीसरा वीक डिप्लॉय किया और तीसरे वीक में फिर से लॉस लग गया, तो मेरा ड्रॉडाउन हो गया सर 3% का। यही अगर 4 वीक में हो गया तो मेरा ड्रॉडाउन हो गया 4% का। लेकिन 5वें वीक में अगर मुझे प्रॉफिट हो गया, फिर से 1% कमा लिया, तो मेरा ड्रॉडाउन जो हो गया ना, मैक्स ड्रॉडाउन, वो बन गया 4% सर। तो मेरी कैपिटल किसी भी टाइम पे अगर कोई ऐसी कंडीशन चलती जो मेरे फेवरेबल नहीं है, तो मुझे मैक्स लॉस 4% का हो सकता है। ये स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी वेरी करता रहता है। ये किसी का भी ड्रॉ डाउन अगर सेटअप का 5% से कम है तो वो बहुत ही अच्छा सेटअप माना जाता है सर। 5% का मैक्स ड्रॉ डाउन मिलना बहुत ही मुश्किल है सर। लोगों का ये ऑन एन एवरेज 10% के आसपास घूमता रहता है। कोई कोई सेटअप तो मैंने ऐसे भी देखे जो 15-20% के ड्रॉ डाउन पे काम करते हैं। आप लोग सर किसी को आइडिया है ड्रॉ डाउन के बारे में, और कोई एड ऑन करना चाहेगा ड्रॉ डाउन के बारे में? ओके ठीक है, मैं आगे कवर करता हूँ, 5 मिनट और लूंगा सर। उसके बाद है सर, अगर आपने ये सारी चीजें अचीव कर ली ना रिस्क मैनेजमेंट वाली, तो आपकी कैपिटल हमेशा प्रोटेक्ट रहेगी। आपके प्रॉफिट आएंगे नहीं आएंगे बाद में डिपेंड होगा, लेकिन आपकी कैपिटल बच जाएगी। कैपिटल को बचा के रखोगे, प्रॉफिट अपने आप ही आ जाएंगे सर। प्रॉफिट हमेशा आपका बाई प्रोडक्ट होना चाहिए आपके सेटअप का। आप कैपिटल बचाने पे ध्यान दो, प्रॉफिट अपने आप से फॉलो करेंगे आपको, आए नहीं आने। प्रॉफिट जबरदस्ती देती है मार्केट आपको। पोजीशन साइजिंग सर, पोजीशन साइजिंग का सीधा सीधा हिसाब है कि आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए पड़े हैं तो आपको कितनी एक्सपोजर देना है अपनी पोजीशन को। आप उसमें 70,000 की पोजीशन बनाओगे, 80 की बनाओगे, 90 की बनाओगे। आप थोड़ा मैनेजमेंट कर लो उसका कि आप आयरन कोंडोर जैसे आप डिप्लॉय करते हो तो उसमें कितने पैसे लगाने हैं आपको 1 लाख में से। वो तो बनेगा नहीं, वैसे 1 लाख से ऊपर ही बनता है। आप ये डिसाइड करो कि 1 लाख में से मैं, जब मेरी एक्टिव पोजीशन होगी स्टार्टिंग में, तो मैं 70,000 के साथ जाऊंगा। 30,000 के लिए आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि मैं 10,000 ओवरनाइट हेज के लिए रखूंगा, अपनी ओवरनाइट सेफ्टी के लिए। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि मेरा 50,000 या 20,000 जितना भी अमाउंट बचेगा वो मैं एडजस्टमेंट के लिए यूज करूंगा। तो ऐसे आप कैपिटल को अलोकेट कर दो सर अपने फंड को कि 70% इसमें जाएगा, 30 इसमें जाएगा, 10 इसमें जाएगा, और उस लिमिट को कभी क्रॉस मत होने दो। हाँ, उसमें मार्जिन रख लो। कहा आपने 70 बोला था तो उसको 65 टू 75 कर सकते हो आप, लेकिन 75 से ऊपर मत जाना। तो फिर अलोकेशन को अगर ऐसा करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट मूवमेंट आ गई तो आपके पास एडजस्टमेंट के फंड ना हो, ये वाली कंडीशन क्रिएट नहीं होगी सर इसमें। समझ पाए सर? ओवरनाइट है जो आपको बाई करनी है, तो उसके लिए आपको ये नहीं होगा कोई पोजीशन काटूंगा तब पैसे फ्री होंगे तब मैं बाई करूंगा, वो कंडीशन आपकी अवॉइड हो जाएगी अगर आप अच्छे से एलोकेशन करोगे सर फंड का। लोट साइज आप डिसाइड करो सर। जैसे बैटमैन में मेरा एक लोट के लिए 4 लाख रुपए मिनिमम चाहिए, 5 लाख मैक्सिमम रुपए चाहिए सर। मैं पर्सनली 5 लाख रुपए डालता हूँ एक लोट के लिए। कोई बंदे ऐसे जो 4 लाख 4 लाख पर लोट के हिसाब से अलोकेट करते हैं अपने कैपिटल को। तो वो भी सबका अपना अपना चेंज है कि मेरे पास 20 लाख रुपए हैं तो मैं करूंगा 4 लोट में ट्रेड। वही मेरे साथ कोई दूसरा बंदा है, उसके पास 20 लाख रुपए, तो वो करेगा 5 लोट में ट्रेड। तो ये लोट साइज आपको डिसाइड करके रखना है कि आप कितने लोट में ट्रेड करोगे सर, ये पहले से फिक्स होना चाहिए। एक्सपोजर का लिमिट है सर कि आप कितना फंड एक्सपोजर में डालोगे, जो मैं स्टार्टिंग में बताया कि कितना एक्सपोज करोगे स्टार्टिंग में फंड अपना, वो देख सकते हो कि मैक्सिमम लिमिट क्या है। मेरी एक्सपोजर लिमिट है 70% सर। मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं मैं 70% डालता हूँ, 30% हमेशा सेफ होने चाहिए मेरे पैसे। मैं उनको ओवरनाइट हेज और एडजस्टमेंट में यूज करूंगा। अगर आप ये चीजें करोगे, ऐसे एलोकेट करोगे ना, सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। नहीं करोगे तो आपके लिए डेली प्रॉब्लम होगी। कभी मार्जिन की कॉल आएंगी, कभी एडजस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होंगे, मूवमेंट आएगी तो आपको कोई पोजीशन जबरदस्ती काटनी पड़ेगी, कभी ब्रोकर आपकी काटेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप अच्छे से अपनी जब भी स्ट्रेटजी बनाओ तो इन चीजों पर भी ध्यान दो सर। उसके बाद है एडजस्टमेंट और हैजिंग का प्लान सर। जब भी स्ट्रेटजी बनाओ ना सर, हमेशा गलत सोचो, अच्छा मत सोचो। मान लो आपने कॉल सेल कर दी तो आप ये मत सोचो कि मार्केट नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। हमेशा ये दिमाग में लाओ पहले, कॉल सेल कर रहा हूं, अगर मार्केट ऊपर आई तो क्या करना है मुझे। अगर ऐसा करोगे तो आपको एडजस्टमेंट अच्छे से समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये सोच लो अगर 26,000 पे मार्केट खड़ी हुई है और 26,500 के कॉल बेच रहे हो, तो आप इस चीज के लिए तैयार हो जाओ कि 26,500 को मार्केट क्रॉस करेगी। ये अपने माइंड में पहले ही डाल दो। इस चीज के लिए सोचना शुरू करो। प्रॉफिट के बारे में मत सोचो सर। प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है, आना है तो आएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा, उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। लॉस के बारे में सोच लो, लॉस आपके हाथ में है सर। 26,500 आ गई तो क्या करना है आपको, ठीक है। एडवर्स मूव आपका हो गया। इसमें दूसरा मोमेंट हो सकता है गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो आपको क्या एक्शन लेना है। सडन विक्स का कुछ एक्सपेंशन हो जाए, स्पाइक कर जाए इंडेक्स बहुत ज्यादा, तो क्या आपको एक्शन लेना है। अब एडजस्टमेंट
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्ट्रेटजी का। अगर आपने एडजस्टमेंट सीख लिया ना तो फिर सारी स्ट्रेटजी अच्छी है आपके लिए, चाहे आप उसमें कैलेंडर कर लो, चाहे आप आयरन कॉन्डोर कर लो, कुछ भी एक्स वाई जेड डिप्लॉय करो, एडजस्टमेंट अगर आपको अच्छे से पता है तो आप काम कर सकते हो। एडजस्टमेंट को मैं और कवर करूंगा, किसी ने मुझे बोला था, सुबोजी ने आई थिंक, किसने तो बोला था, मैं इसको और कवर करूंगा सर। मैंने ही बोला सर एडजस्टमेंट। ओके आनंद जी, हाँ ठीक है, अब मैं इसको और कवर करूंगा, एडजस्टमेंट को कैसे कर सकते हैं चार्ट पे आपको दिखा के, ठीक है। उसके बाद है सर बैक टेस्टिंग। जब आप सारी स्ट्रेटजी जितने ये मैंने स्टेप बताए ना, ये आप सारे फॉलो कर लिया, आपने फंड को लोकेट करना स्टार्ट कर दिया, आपने रिस्क मैनेजमेंट पे डिसाइड कर लिया, एग्जिट रूल आपने बताया कि ऐसे से कर सकते हो, एंट्री के रूल बताएं, ये सारे रूल आप खुद से बना लो। ये जो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं मार्केट में, जैसे आपका स्ट्रेंगल है, स्ट्रेडल है, आयरन कॉन्डर, कोई भी स्ट्रेटजी नॉन डायरेक्शनल, आप उस पे जाओ और आपकी ये जितनी कंडीशन आपने डिसाइड करी है, ये खुद ही आप ही लोग डिसाइड करोगे। ये डिसाइड करने के बाद उस सेटअप को सर बैक टेस्ट कर दो। बैक टेस्ट करने के लिए आपको पास्ट का डाटा उठाना है, 1 साल 2 साल 5 साल, जितना आपके पास टाइम हो उतना डाटा आप लो, और जो सेटअप आप यहाँ फॉलो करने वाले हो ना लाइव मार्केट में, उसको बैक टेस्ट पे जाके सिमुलेटर ले लो सर, 200-400 रुपए का मिलता महीने का, वो लेके और वो सारे काम बैक टेस्ट डाटा पे कर दो सर जाके। रूल बना दो सबसे पहले कि एडजस्टमेंट इस पॉइंट पे आएगा तो एडजस्टमेंट करूंगा, ओवरनाइट हेज के लिए ये वाले काम करूंगा, कम इंडेक्स में ये काम करूंगा, और सारे सेटअप रूल एक बार बना के कॉपी पे लिख के सामने पेपर पे, और बैक टेस्ट करो सर सारे डाटा को उठा के, 2 साल पहले जाके डाटा पे वो सारे रूल अप्लाई करना स्टार्ट करो, और फिर देखो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं आपके। ऐसा करने से क्या क्या होगा, सारी मार्केट कंडीशन आपको मिल जाएंगी सर, उसमें गैप अप भी मिल जाएंगे आपको, बड़े गैप अप मिल जाएंगे, बड़े गैप डाउन मिल जाएंगे, मार्केट साइडवेज आपको मिल जाएगी, लो इंडेक्स मिल जाएगा, हाई इंडेक्स मिल जाएगा, आपकी सडन मूवमेंट मिलेंगी, स्लो मूवमेंट मिलेंगी, आपको सारी सिनेरियो आप देखने को मिल जाएंगे। ऐसा करोगे तो आपके सेटअप रूल ठीक है, या उनमें कुछ चेंज करना है, माइनर चेंजिंग होनी है, या आपका कोई रूल बिल्कुल ही फेल हो रहा है बार बार, तो उस रूल को जाके चेंज कर लो, आपको पूरे सेटअप को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने में जब ये करोगे ना सर बैक टेस्ट, तो टाइम लगेगा सर, सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन चीजों में, लेकिन ये रूल अगर ठीक बन गए आपके और ये सारी कंडीशन में काम कर रही है, तो फिर वो सेटअप सर आने वाले मार्केट में भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट कुछ रैंडमली चेंज हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा मैथ है सर आपके लिए, सारा लॉजिक है, एक दूसरे के पीछे चीजें लगी हुई है करके। आप कॉल को कब एडजस्ट करोगे, पुट वाली साइड को कब एडजस्ट करोगे, रिस्क कैसे लेते हो, ये सारी चीजें 2 साल के डाटा पे 3 साल के डाटा पे चलाओगे तो काफी सारे काम आपके फुलफिल हो सकते हैं सर। लेकिन तरीका वही है, हो जब बैक टेस्ट करोगे तो आपको कमियां नजर आएंगी आपके सेटअप में, कि जब ओवरनाइट हेज को बाई करते हो ना तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। बड़े हुए इंडेक्स में हो सकता है कोई सेटअप अच्छा काम कर रहा, लो इंडेक्स में वहां प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने सेटअप को ओवरनाइट हेज को चेंज करो जाके, उसके लिए और बेटर ढूंढने का ट्राई करो कि और बेटर ओवरनाइट हेज कैसे हो सकती है। सेम एडजस्टमेंट वाला चीज है, एडजस्टमेंट आप कर रहे हो, आपने एक रूल बना दिया कि फॉर एग्जांपल आयरन कॉन्डोर है सर, आपको पता है कि 200 पॉइंट मार्केट ने मूवमेंट करी ना, तो आपको कॉल वाली, जब मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट कर दी, कॉल की कोई पोजीशन है आपकी आयरन कॉन्डोर में, तो आप कॉल की पोजीशन को 200 पॉइंट के बाद आप शिफ्ट करते हो, उसको वहां से कट कर देते हो कॉल को, और 200 पॉइंट ऊपर जाके सेल करते हो। ये सेम चीज को यहाँ पे अप्लाई करो 2 साल के डाटा पे, तो आप देखोगे कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। 200 पॉइंट जो आने के बाद आप काटते हो तो उसके बाद मार्केट कैसे बिहेव करती है आपके साथ में। 200 पॉइंट अगर आपसे ठीक ना हो पाए, आप उसको 300 पॉइंट करके देख लो कि 300 पॉइंट की मूवमेंट होने दूंगा तब मैं ये करूंगा, या फिर उसको 100 पॉइंट करके देख लो कि 100 पॉइंट करता हूं तो क्या रिजल्ट आते हैं, लेकिन उसको पास्ट वाले डाटा में चलाना पड़ेगा सर आपको। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, एक बंदा 200 पॉइंट पे कंफर्टेबल हो सकता है, दूसरा बंदा 300 पॉइंट पे कंफर्टेबल हो सकता है, एक चौथा बंदा है जो 100 पॉइंट पे कंफर्टेबल हो सकता है सर। सबका अलग अलग जोन है, आपके लिए क्या सेट हो रहा है ना, वो आपको बैक टेस्ट ही बता सकता है, नहीं दूसरे बंदे की साइकोलॉजी आपसे मीट नहीं हो सकती सर। ये वाला एक पॉइंट है सर मेरा। एडजस्टमेंट को लेके कुछ लोग फिर ऐसा करते हैं कि 200 पॉइंट आ गए तो हम इस लेग को कंप्लीटली कट कर देंगे और वहां जो मुझे लॉस वॉस होगा उसको मैं नीचे से कवर करूंगा, तो आप वो वाला रूल लेके एक बैक टेस्ट कर लो सर, वो आपको अगर फेवरेबल लग जाए, वो आपके लिए अच्छा बन जाए, तो उस रूल के साथ आप काम करो, लेकिन वो रूल बनाना आपको ही पड़ेगा सर। जब ये सारे काम करोगे तो आपको ये बैक टेस्ट डाटा में ये निकल के आ जाएंगे सर सारी चीजें, आपको ये पता लग जाएगा आप कितने बार आपकी स्ट्रेटजी ठीक हो रही है, विन रेट क्या है, ड्रॉ डाउन आपको पता लग जाएगा कि सेटअप कितने वीक तक खराब हो सकता है कंटिन्यू, मैक्स लॉस आपको पता लग जाएगा एक सेटअप मैक्स लॉस कितना आ रहा है आपके एडजस्टमेंट करने के बाद, एवरेज प्रॉफिट आपको पता लग जाएगा एक साल में आपने कितना निकाला है, महीने में कितना निकाला सर। ये कर सकते हो। एग्जीक्यूशन करना है तो सर उसके बाद जब भी बैक टेस्ट हो जाता है तो हम फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट करने के लिए हम सिमुलेटर मतलब सेंसिबल यूज कर सकते हैं, और भी पेपर ट्रेड के जो भी सॉफ्टवेयर है उनमें डाल के हम अपना यूज कर सकते हैं। जब आपके फॉरवर्ड टेस्ट कंप्लीट होते हैं तो फिर आप 1 या 2 लोड के साथ सिस्टम को लाइव करते हैं और डिप्लॉय करना स्टार्ट करते हैं। कम लोड के साथ इसलिए एंगेज करते हैं क्योंकि जब बैक टेस्ट करना और फॉरवर्ड टेस्ट करने में और लाइव में पोजीशन बनाने में बहुत डिफरेंस है सर।
जब आप लाइव में बनाते हो तो पोजीशन को टिक बाय टिक चलता है वो मार्केट हमारी, तो उसको कैसे कट करना है, आप कट भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, या फिर स्लिपेज कितना लग रहा है आपको, स्लिपेज आपने, क्योंकि जब बैक टेस्ट करोगे तो स्लिपेज कैलकुलेट नहीं करोगे, जब लाइव में पोजीशन आएंगे तो स्लिपेज भी लगेंगी, बिड आस्क स्प्रेड पे डिफरेंस बनेगा, कितना डिफरेंस बना, वो आप छोटी कैपिटल डिप्लॉय करके आप चेक कर सकते हो। जब आपकी कैपिटल ठीक हो, ओ सॉरी, आपका सेटअप ओके हो जाए, छोटी कैपिटल पे काम करो, तो फिर उसको स्केल कर सकते हो आप। लेकिन स्केल करने का भी एक फेज है सर मेरे पास तो कंप्लीट। मुझे अगर 10 लोड डिप्लॉय कर रहे हैं तो पहले मैं एक लोड करता हूँ, एक लोड से मैं 1 या 2 वीक पहले प्रैक्टिस करूंगा, ये सारे काम करने के बाद 1 या 2 लोड से करूंगा, 2 लोड एक के बाद फिर उसको 2 करूंगा, 2 से 4 करूंगा, 4 से 8 करूंगा और 8 से आगे जाऊंगा सर। मैं ऐसे स्प्लिट करता हूँ। अगर सेम क्वांटिटी मुझे एंगेज करनी 1 लोड तो पहले 2 वीक काम करूंगा, जैसे उसको 2 करूंगा फिर से 2 वीक काम करूंगा, जैसे उसको 4 करूंगा फिर से पहले 2 वीक के लिए काम करूंगा, फिर उसको स्पाइक करूंगा धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को। अगर ऐसे करता हूं तो मेरा सीन बना रहता है सर, मतलब मैं फ्लो में रहता हूं, मुझे दिक्कत नहीं आती फिर उस चीज से। अगर मैं 1 लोड के साथ काम किया, मैंने चेक कर लिया, पूरा बैक टेस्ट कर लिया और अगले दिन 10 लोड बना के बैठ गया, पहले वीक में वो जैसे लॉस दिखेगा तो फिर मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है उससे। तो आप पहले धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करो, ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं सर। ओके ये सारी चीजें हैं सर जो मैंने कवर करी हैं। आप एक रूल बुक भी बना सकते हो, बनाना चाहो तो पेपर पे, एक्सेल सीट में इसको डालना चाहो तो, क्या सेटअप है, क्या कंडीशन बनने के बाद आप एंट्री एग्जिट करते हो, रिस्क कैसे मैनेज करोगे, एडजस्टमेंट कितना करना है, कब करना है, साइकोलॉजिकल रूल है सर। अगर ये पे सारी चीज कर लोगे तो साइकोलॉजी तो अपने आप ही ठीक रहेगी आपकी, फिर दिक्कत नहीं आने वाली। सर एक क्वेश्चन है। आई थिंक ये पूरा कवर कर दिया सर। किसका क्वेश्चन है ये, कौन बोल रहा है मुझे? सर मैं बोल रहा हूँ आनंद। आनंद जी, ओके, मैंने ये सारा कवर कर दिया सर। इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन हो ना मुझे बता दो, मैं और उसको डेप्थ में और कवर करेंगे सर। लेकिन स्ट्रेटजी अगर आपको बनानी है तो तरीका यही है सर, स्ट्रेटजी बनाने का, अच्छी स्ट्रेटजी बनाने का। सर अभी जो जो बैटमैन कर रहा है जी, उसके लिए जो वो प्रॉफिट है उसको कंपाउंडिंग करना बेटर है या बुक करके मतलब अपने सेविंग अकाउंट में डालना बेटर है? ओके, आपका 1 मिनट रुकना आनंद जी, 50 लाख के साथ है ना आपका तो? हाँ जी। हाँ 50 लाख के साथ में, ओके। आनंद जी देखो, डिपेंड करता है कि आपको नीड कितनी है। आप 50 लाख डिप्लॉय करके बैठे हो सर, आप महीने का अभी मान लो 2% निकाल दिया मिनिमम आपने ना, 2% के आसपास आप निकाल पा रहे हो किसी महीने में, जी तो सर 50 लाख का सीधा सीधा बन गया आपका। 2% कितना बन जाएगा सर आपका? सर 1 लाख रुपए बन 1 लाख रुपए बन गया। अब आप देख लो कि आपके लिए साइड वाला काम है कि आपके इससे घर नहीं चलने वाला, तो आप निकाल लो सर, और मत निकालो फिर, पैसे को पड़े रहने दो उसमें। लेकिन 1 लाख से तो कुछ होने जाना नहीं है, 50 से 51 कर दोगे तो कोई फर्क नहीं। 4-5 महीने के लिए इस पैसे को कहीं स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, या फिर इससे SIP करवा दो, कुछ भी करवा दो। 5 महीने बाद अगर आपके पास 1 लोट के पैसे और हो जाए, 5 लाख रुपए आपके बन जाते किसी भी टाइम पे, तो फिर 50 से 55 कर लो, 50 से 51 पड़े रहेंगे, कोई फायदा नहीं है उस अकाउंट का। हाँ 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए तो फिर आप 1 लोट इंक्रीज कर पाओगे उससे, वो वाला काम कर सकते हो सर। अगर आपका घर ही से चलता है 1 लाख से, तो सर अपने निकाल लो पैसे, फिर आप 50 लाख के साथ काम करते रहो, लोट साइज आपका इंक्रीज नहीं होगा। नहीं, अगर मुझे कैपिटल बिल्डिंग करनी है, सपोज मान लो मैं 20 लाख से चालू किया कि मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूँ, तो कैपिटल बिल्डिंग करनी है तो बेटर है कि उसको कंपाउंड होने दो, धीरे धीरे उसको कंपाउंड उसी में रहने दो? हाँ उसको कंपाउंड सर, कंपाउंड करने का मैंने बताया, 20 लाख आपकी कैपिटल है, 20 लाख से आपने स्टार्ट किया, अब 2% कमाओगे सर, 40,000 रुपए कमा रहे हो, 40,000 से 20 लाख में आप कितने लोट में ट्रेड करोगे सर? 4 लोट में या तो 5 लोट में ट्रेड करोगे फॉर एग्जाम्पल। सर आपको कैपिटल बिल्डअप करना है, तो कैपिटल बिल्डअप क्या होगा सर? 40,000 तो एड ऑन होते रहेंगे आपके, है ना, ये तो आपके एड ऑन होंगे हर महीने, इससे जो ग्रोथ होगी वो तो होगी। लेकिन जहां आप 4 लोट में काम कर रहे हो ना, इसको अगर 5 लोट करने ना, तो आपकी कैपिटल 20 से 25 लाख होनी चाहिए ना, 5 लाख आपके पास डिफरेंस यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो 40-40 हजार करके जब आप 5 लाख कमा लोगे ना, तब आप 4 से 5 लोट में शिफ्ट कर पाओगे। समझ पाए? अगर आपको वही में 2 ही रीजन आता है, 40,000 आपको जरूरत है तो निकाल लो, नहीं जरूरत है तो पड़ा रहने दो अकाउंट में, या फिर इसकी SIP डाल दो, कोई जितने पैसे की आपको 40 की तो मत डालना पूरी, इसके हाफ की कहीं की डाल दो, किसी महीने अगर खराब भी होता है तो 20,000 की SIP डाल दो, उसको पड़ी रहेगी वो 5 महीने तक। या फिर पैसे को होने दो कंपाउंड, कोई अच्छा स्टॉक पकड़ लो, या फिर दूसरे काम कर सकते हो आप इस 40,000 के साथ में। लेकिन जब तक ये पूरे 5 लाख को या 4 लाख को कवर नहीं करेगा, 40,000 जब तक 4 लाख नहीं बनेंगे, तो आप एक लोट नहीं बढ़ा पाओगे यहाँ पे। लोट वो यूज तभी होगा पैसा जब वो लोट बढ़ाने लायक हो जाएगा आपका। ओके जी जी, ओके। आज सर मैंने इसको कवर किया, किसी का डाउट आया सर इसमें से स्ट्रेटजी को कैसे बनाना है और कैसे सीख सकते हैं आप? अच्छा, मुझे जानना था जी अनूप जी प्लीज सर। कि ऑप्शन आयरन कंडोर में जब एडजस्टमेंट करते हैं, जी जी, तो मैंने अभी तक जो मेरा जो था कि वो
जो लॉस मेकिंग वाले को ना काट करके प्रॉफिट वाले को नजदीक लाते थे, तो इसमें जिसमें लॉस मेकिंग है उसको कब शिफ्ट करना है? ओके, लॉस मेकिंग को कब शिफ्ट करना है? ओके कितने पॉइंट, मतलब कितना आगे हमने शिफ्ट करना है? ओके देखो सर, अब जैसे मैंने कवर किया था एडजस्टमेंट को लेके, मैं एडजस्टमेंट को लेके एक बार पूरा डेप्थ में आपको बताता हूँ। एक स्ट्रेटजी को लेके अगर मैं बताऊंगा ना सर, मैं आपको बोल सकता हूँ अभी एकदम से स्टैंडर्ड बोल दूंगा कि आपने यहाँ पे डिप्लॉय किया, आप कितना दूर बेचते हैं सर बताओ आयरन कॉन्डोर में? वीकली में 250 पॉइंट। अभी मैं आयरन कॉन्डोर बना 26,100 पे है मार्केट फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो आप क्या पोजीशन बनाएंगे सर? 26,900 एंड 350। 26,000 जैसे 25,900। 25,900 इसको आप पुट को शॉर्ट करेंगे, हाँ ठीक है? और नीचे, इसके नीचे किससे हेज करेंगे उसको? 700 से। 700 नीचे से पुट आ जाएगी। ऊपर की बात करेंगे तो आपकी फिर ऊपर हो जाएगी 26,300। 300 या 350। हाँ 26,300 और ऊपर आपकी रहेगी फिर और 200 पॉइंट, तो ऊपर के साइड में 26,500 आपकी बाइंग में चली जाएगी और 26,300 या 350 आपकी ये सेलिंग लेग आ जाएगी ना। ऐसी कुछ पोजीशन आपकी बनेगी सर, ठीक है? अब भी क्या करते हैं एडजस्टमेंट करने के, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके बता देता हूँ कैसे कैसे एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। मैं एक सेटअप के, ये नहीं कि मैं फिक्स कर रहा हूं सर कि यही करना है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो सेटअप को। मैं जस्ट एडजस्टमेंट के आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट हो सकती है, ठीक है? सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, मार्केट 26,100 पे है, किसी भी टाइम पे अगर मार्केट मूव करती है सर, अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करेगी, तो आप क्या करेंगे, जो नीचे वाली आपकी 900 की थी इसमें प्रॉफिट आएगा, इसमें हल्का फुल्का लॉस आएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसको पूरी पोजीशन को बुक कर दो, 900 वाले को यहां प्रॉफिट बुक कर लो और इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर लो यहां पे। ऐसा ऐसा कुछ काम हो सकता था, आप ये भी कर सकते हो। अब इसके फायदे भी है नुकसान भी। फायदा ये है अगर मार्केट ऊपर जाके और यही सस्टेन हो गई तो आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा सर, नीचे से जो हुआ ये भी और मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा, ये एक फायदा है। नुकसान क्या होगा सर, अगर आपने इसको शिफ्ट किया ऊपर वाली साइड में, अब मार्केट के आपकी जो रेंज थी ना वो रेंज कम हो जाएगी जैसे आप शिफ्ट करोगे। अब आपको हिट करने के चांसेस बहुत हाई है, मार्केट इसको आराम से हिट कर सकती है, तो आपको फिर एडजस्टमेंट और बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे नीचे की तरफ चलेगी तो फिर से इसको यहां से कट करके फिर नीचे लेके आना पड़ेगा, यही करोगे तो नंबर ऑफ एडजस्टमेंट आपके बढ़ेंगे सर इस केस में, अगर ऐसा आप रेंज को कम करोगे किसी भी केस में। दूसरा काम क्या कर सकते थे, मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो जो आपकी लॉस मेकिंग लेग है आप इसको कट कर दोगे और इसको 200 पॉइंट बाहर जाके और थोड़ा बाहर की तरफ शिफ्ट करो, जहां आपने 300 बेचा था आप इसको 400 या 500 बेचना स्टार्ट करो बाहर वाली साइड में। उससे क्या होगा, आप रेंज को बढ़ा दोगे। जब ऐसा करोगे तो दिक्कत क्या होगी एडजस्टमेंट में, फर्स्ट टाइम में जब इसको काटोगे ना तो आपको यहां पे लॉस होगा, लॉस में ही काटोगे आप इस पोजीशन को। पहला, आपकी रेंज बढ़ जाएगी लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपका प्रॉफिट क्यों कम होगा, क्योंकि पहले ही आपने लॉस बुक कर लिया और इस लॉस को ही कवर करने के लिए आप ऊपर कहीं बेच रहे होगे, तो एक ही लेग से आपको प्रॉफिट मिलेगा, दोनों लेग से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ये इसमें फायदा है नुकसान दोनों अब मैं साथ के साथ बता रहा हूं। वही अगर मार्केट ने दूसरी बार भी आपके पोजीशन को हिट कर दिया, ऊपर जाके जो आपने बेची थी उसको भी हिट कर दिया, तो आपका फिर सेकंड लॉस आ जाएगा और वो लॉस आने के बाद तो आयरन कुंडर वालों की हालत खराब हो जाएगी। क्यों, ये हिट कर दिया ना तो ये कवर नहीं कर पाएगा, अब इसको वापस ऊपर शिफ्ट करोगे तो फिर वही है, अब बार बार स्ट्रेटजी चेंज करोगे। अब इसके लिए सेट ऑफ रूल आपको बनाना है, तो आप ये भी बना सकते हो कि पहली बार में मैं 200 पॉइंट हिट करने के बाद ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा, इसमें लॉस बुक करूंगा और जितना लॉस हुआ है उसको मैं ऊपर से भी कवर करूंगा और नीचे से 900 को शिफ्ट करके थोड़ा ऊपर लेके आऊंगा। ऐसा रूल बना सकते हो, या आप ये रूल कर सकते हो कि अगर 200 पॉइंट हिट होगी तो मैं इसमें लॉस बुक कर लूंगा और इस लॉस को मैं नीचे से कवर करूंगा, 25,900 में क्वांटिटी डबल करूंगा या 26,000 और बेचूंगा, फिर मैं मार्केट को ऑफ साइड ही जाने दूंगा। लेकिन ऐसा करते हो तो फिर आपके लिए एसएल बना के रखना पड़ेगा कि इतने से नीचे मूवमेंट आई तो आप पोजीशन को काटोगे, ऐसे पोजीशन मैनेज हो सकती है। या आप ये सारी चीजें छोड़ के सर ऐसा कुछ रूल बना लो कि मार्केट में मूवमेंट आएगी तो आप इसको यहां तक जाने ही मत दो, इस लेग में दोनों लेग को अलग अलग देख लो। टोटल लेग में आपको मान लो 2% का प्रॉफिट आना था, तो आप ये देख लो कि कॉल से कितना आना है, पुट से कितना आना है, इस पे इंडिविजुअल एसएल लगा दो सर। 26,100 में अगर कॉल वाली साइड से 1% आना था टोटल, तो आप ये देख लो कॉल वाली साइड में किसी भी टाइम पे 1% का प्रॉफिट आना है ना, तो इस पे 1% का लॉस जिस भी टाइम आ जाए ना कॉल वाली साइड में स्पेशली, तो आप इसको बुक कर दो सर। और 1% कवर करने के लिए फिर आपको दूर जाना पड़ेगा, आप दूर जाके सेल कर दो आराम से, उसको हिट होने के चांस कम हो जाएंगे, आप बच सकते हो, लेकिन आपका आरआर रेशो कम होगा उस टाइम पे, आपका
रिवार्ड जो था वो कम होता चला जाएगा। आप कम ले लो उस वीक के लिए, इतनी शांति अगर आप दिखा सकते हो तो सर ये काम कर सकते हो। एडजस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं सर, या फिर ऐसा लग रहा है तो नेक्स्ट वीक में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। एक बार कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, एक बार लॉस आते इस पोजीशन को कंप्लीटली कट कर देते हैं, इस लॉस ले लेते हैं और पूरे वीक के लिए शांति बना लेते हैं। ये जितना लॉस आया है इस प्रॉफिट से उसको कंबाइन करके इसको ब्रेक इवन या हल्का फुल्का प्लस में निकालने का ट्राई करते हैं। उस वीक को मानते हैं कि ये वीक उनका खराब हो गया, फिर वो अगले वीक में ट्रेड करते हैं। ऐसा भी कुछ कर सकते हो सर आप। एडजस्टमेंट के देखो बहुत सारे तरीके, आपको कौन सा सूट होगा वो देखना पड़ेगा। सेम वीक के बदले नेक्स्ट वीक का ये कर सकते हैं ना? नेक्स्ट वीक में भी जा सकते हैं सर एडजस्टमेंट के लिए। मैं एडजस्टमेंट के लिए एक बार बताऊं आप लोगों को और थोड़ा अच्छे से सर। जी सर बिल्कुल। ये किसने बोला मुझे किसी को? आनंद बोल रहा था। आनंद जी, ओके। एडजस्टमेंट को लेकर देखो सर, एडजस्टमेंट करने के ना मैं आपको बड़ी चीज बता रहा हूं, एक स्ट्रेटजी के लिए नहीं बता रहा। स्ट्रेटजी के लिए आप पूछोगे तो मैं आराम से बता सकता हूं, लेकिन वो आपके लिए काम करेंगे नहीं करेंगे ना, ये इंडिविजुअल का डिसीजन है। आप कितने भी जैसे मैं काम कर रहा हूं सालों सालों से, मैं वही एडजस्टमेंट आप लोगों को बता दूं ना तो वो एडजस्टमेंट आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं करी है ना। वो साइकोलॉजी आपकी मेट नहीं हो पाएगी वहां पे। क्यों? अगर मैं ऐसा बंदा हूं कि मुझे एक वीक अगर मेरा खराब हो गया, मैंने ऊपर नीचे सेल कर दिया, इसको भी सेल कर दिया, इसको भी सेल कर दिया, मैं यहां थी मार्केट किसी भी साइड में ऊपर भागी ना, तो मैं इस पोजीशन को इतना देर होल्ड करूंगा कि ये प्रॉफिट इतना होना चाहिए बस। ये जितना प्रॉफिट यहां से मिलेगा ना मुझे इस लेग से, अगर मुझे यहां पे इसके बराबर का लॉस आ गया ना तो मैं इस पोजीशन को कट कर दूंगा, यहां पे इसको कट कर दूंगा और ये मान लूंगा ये टोटल वीक ना मेरे लिए है ही नहीं, इस वीक में मेरे लिए खराब हो चुका है, मैं नेक्स्ट वीक से पैसा कमाऊंगा। तो बस मैं इस पोजीशन को इतना ही होल्ड करूंगा कि ये मेरा कवर हो जाए, मैं लॉस नहीं लूंगा यहां पे, इसको कवर करके साइड हो जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग क्या होंगे, एडजस्टमेंट को अपॉर्चुनिटी मान लेंगे, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी वो इसको शिफ्ट कर देंगे, इसमें बने रहेंगे। ये जब हिट होना स्टार्ट करेगी, एटीएम में कन्वर्ट होगी ये, तो फिर इसको लॉस बुक करेंगे इसमें और फिर इसको शिफ्ट कर लेंगे, जितना लॉस आया है उसको यहां से कवर करने का ट्राई करेंगे और इसमें एग्रेसिव होते चले जाएंगे। वो लोग क्या है, वो मार्केट को ट्रेल करते जा रहे हैं सर, वो मार्केट में और एग्रेसिव हो रहे हैं, वो प्रॉफिट को अपने छोड़ना नहीं चाह रहे बिल्कुल भी, उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे वो लोग कि हमें लॉस हो रहा है इस वीक में। वो मार्केट के साथ ही मूव करते हुए जा रहे हैं और एग्रेसिव होते जा रहे हैं। वो लोग क्या है, प्रॉफिट को चेज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट चेज करते करते वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी रेंज कम होती जा रही है सर। जैसे जैसे प्रॉफिट को वो इंगेज करेंगे और ऊपर जाते जाएंगे इसको होल्ड बुक करते करते अपोजिट लेग को, तो उनकी रेंज हमेशा छोटी है, उनको हिट करने के चांसेस बहुत आई है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, आपकी पोजीशन बहुत फास्ट एग्जिट हो जानी चाहिए उस केस में। तो ये एक तरीका है। अब क्या हो गया, दोनों अप्रोच में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो जो पहली अप्रोच मैंने बताई, जैसे मेरी अप्रोच, मैं अप्रोच है मेरी सेफ वाली सर, मैं सेफ्टी को ज्यादा प्रीफर कर रहा हूं। जो दूसरा बंदा है इसको शिफ्ट कर करके ऊपर लेके जा रहा है, रेंज को कम कर रहा है, वो एग्रेसिव ट्रेडर है सर, ठीक है। अब लेकिन ये डिसाइड करना आप सेफ ट्रेडर हो कि एग्रेसिव ट्रेडर हो, ये आपका ही काम है सर, इसको बाहर वाला बंदा नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि सर आप सेफ ट्रेडर बन जाओ, लेकिन आपका नेचर ही नहीं सेफ ट्रेडिंग करने का, तो आप एग्रेसिव ट्रेडर बनना चाहते हो, या आप एग्रेसिव ट्रेडर हो मैं आपको जबरदस्ती सेफ बनाऊंगा तो गलत है। आप सेफ ट्रेडर हो और मैं बोलूं कि आप एग्रेसिव बन जाओ तो वो भी गलत है। आप डिसाइड कर लो कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट करोगे तो ज्यादा बेटर हो सकता है। एडजस्टमेंट बहुत सारे टाइप के हैं। जैसे सेफ ट्रेडर होंगे, सेफ ट्रेडर क्या करेंगे, वो जल्दी एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। सेफ ट्रेडर की एडजस्टमेंट हमेशा अर्ली होती है सर, इनकी एडजस्टमेंट हमेशा अर्ली होंगी। जो आपके एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो एडजस्टमेंट को हमेशा लेट करते हैं, वो वेट करते हैं मार्केट में ज्यादा, ठीक है। ये क्या करेंगे, मार्केट यहां पे थी, यहां सेलिंग चल रही, नीचे सेलिंग चल रही है, मार्केट मूवमेंट आया, ये 100-200 पॉइंट की मूवमेंट में जो सेफ ट्रेडर होगा ना वो यहीं पे एक्टिव हो जाएगा और अपने एडजस्टमेंट मार देगा। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो जाने देगा मार्केट को ऊपर तक, यहां तक जाने देगा, जब एटीएम में कन्वर्ट होगी ना तब जाकर एडजस्टमेंट करेगा। कुछ लोग तो ऐसे इसको कवर भी करने देते और ऊपर जाती है तो यहां से इसको कवर करते हुए लेके आएंगे, वो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, वो इस टाइप से एक्शन लेंगे। ये लोग वो हैं जो मानने के लिए रेडी नहीं है कि हमें ये वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक लड़ते हैं और प्रॉफिट लेने का ट्राई करते हैं। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, तो आप काम कर सकते हो सर। स्ट्रेटजी देखो, आयरन कॉन्डोर को आप एक बार डाल दो यूट्यूब पे, आपको उसकी 10 एडजस्टमेंट मिल जाएंगी अभी के अभी, कि सर इस लेग में इतना आया, 200 पॉइंट दूर आपने सेल कर रखा है, नीचे 200 पॉइंट दूर सेल कर रखा है, मार्केट यहाँ पे, यहां जाते ही आप इस लेग को बुक कर लो, 200 पॉइंट ऊपर सेल कर दो, ये कर दो। या फिर इसमें आया, अब इसको कट करो और पोजीशन ही मत बनाओ यहाँ पे, ये दूसरे टाइप की एडजस्टमेंट हो सकती है। तीसरा हो सकता है इसको कट करो, एक ऊपर बना, इसको पहले पोजीशन को कट करो, एक ऊपर बना और इसको शिफ्ट करो, ये तीसरे टाइप की एडजस्टमेंट हो सकती है। चौथी हो सकती है सर आप इस पोजीशन
को कट करो और कुछ मत करो, आराम से बैठे रहो, मार्केट मूवमेंट आने दो, वापस नीचे आए तो फिर से सेल करो सर इसको। ऐसे भी एडजस्टमेंट हो सकती है, अलग अलग लेवल की अलग अलग माइंडसेट के हिसाब से एडजस्टमेंट की जा सकती है सर। और नंबर ऑफ एडजस्टमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपने आईसी बना दिया सर एक वीक के लिए, जब तक आपकी एक एडजस्टमेंट अगर हुई है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको झेल पाओगे। अगर मार्केट ने एक साइड की मूवमेंट की है, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट अगर 1 है, ये एडजस्टमेंट आपको 2 बार करनी पड़गी ना तो आपको फिर पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। एक एडजस्टमेंट के बाद आप प्रॉफिट में फिर भी जा सकते हो, 2 एडजस्टमेंट किसी भी टाइम पे हो गई तो आपको प्रॉफिट में जाना मुश्किल हो जाता है, आप जीरो पे निकल पाओगे मुश्किल से। अगर 3 एडजस्टमेंट गलती से हो गई तो सर आप प्रॉफिट में आने के चांस भूल जाओ, उसके बाद तो आपको लॉस होने के चांस बहुत हाई हो जाते हैं, आप लॉस में ही काटोगे। और एडजस्टमेंट कोई भी बंदा क्यों करता है सर, अब मुझे भाई बता दो, सब लोग एक्सपीरियंस वाले हो सर, क्यों करते हैं एडजस्टमेंट हम लोग, बताना चाहेगा सर कोई? वो लॉस को रोकने के लिए, लॉस को या रोकने, मतलब लॉस को रिकवर करने के लिए, जो हाँ, लो क्योंकि मैंने वो अग्रेसिव एडजस्टमेंट ही करता था मैं, अब उसके कारण से मुझे प्रॉफिट तो हुए बीच बीच में, लेकिन बीच में बड़ा एटीएम पे चला गया और बड़ा लॉसेस लॉसेज आपको फेस करने पड़े होंगे। एडजस्टमेंट सर, एडजस्टमेंट करते पता है, एडजस्टमेंट बनाया इसलिए था, ये वर्ड ही यहाँ पे है, एडजस्टमेंट करते पता है क्यों है? एडजस्टमेंट इंसान तभी करेगा जब उसको लॉस हो रहा होगा स्क्रीन पे, है ना? अगर आपको लॉस ही नहीं आएगा एमटीएम पे तो आप क्यों करोगे एडजस्टमेंट? अब आराम से बैठोगे सर पोजीशन में, यही है ना सिंपल सा। लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटेक्शन कितना लेना है आपको, कितने पे कट करोगे, ये डिपेंड करता है फिर एडजस्टमेंट के नेचर पे कि आप एडजस्टमेंट आप कम लॉस लेना चाहते हो तो जल्दी कर दो, आप लेट करना चाहते हो, ज्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचोगे तो फिर आपकी जो एडजस्टमेंट है वो लेट हो जाएंगी, लेट हो जाएंगी तो लॉस भी बढ़ेगा आपका। अर्ली और लेट में इतना ही डिफरेंस है, अर्ली एडजस्टमेंट करोगे तो लॉस आपका कम रहेगा सर, आप लेट करोगे एडजस्टमेंट को तो क्या होगा, लॉस आपका ज्यादा हो जाएगा उस केस में। इतना डिफरेंस आता है दोनों में। करते क्यों है? एडजस्टमेंट होती ही फायर फाइटिंग है सर। एडजस्टमेंट का जब भी नाम आएगा ना तो वो हमेशा लॉस को बचाने के लिए होती है। मार्केट में जब फायर फाइटिंग हो रही होती है वही उसको बचाने के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं सर। फायर फाइटिंग जब हम करते हैं कि हमारी पोजीशन बच जाए कैसे भी। आज तक मैंने ऐसा बंदा नहीं सुना जो एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा रहा हो सर। प्रॉफिट नॉर्मली कोई नहीं करता, सॉरी एडजस्टमेंट नॉर्मली कोई नहीं करता कि मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लो थोड़ा एडजस्टमेंट कर देते हैं, ऐसा कोई नहीं करता। मूवमेंट आती तभी करते हैं। एडजस्टमेंट को लेके 2 चीजें बहुत अच्छी हैं सर, आप ये पता कर लो सेटअप डिप्लॉय करने से पहले से कि कब करोगे आप एडजस्टमेंट। व्हेन कि मार्केट में 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो आप करोगे, 150 पॉइंट में करोगे या 200 पॉइंट में करोगे। ये आपको फिक्स करने के लिए सर लास्ट के 2 इयर्स का डाटा देखना पड़ेगा निफ्टी पे। आपको है ना 100 पॉइंट में भी पोजीशन काट के देखनी पड़ेगी, आपको 150 में काट के देखनी पड़ेगी, आपको 200 पॉइंट में काट के देखनी पड़ेगी। ये आप जाके बैक एंड पे जाओ, 2024 का डाटा निकालो, 2025 का जनवरी का डाटा निकालो, वहां एक बार 100 पॉइंट पे करके देख लो, फिर फरवरी के डाटा को भी 100 पे करो, फिर मार्च के डाटा को भी 100 पे करो, फिर 100 पे करने के बाद फिर एक बार 150 पे जनवरी को करो, फरवरी को करो, मार्च को करो, फिर 200 पे करके देखो और फिर ये देखो कि कहां पे आपके लिए अच्छे रिजल्ट थे। तो आपका अच्छा सेटअप बनेगा सर एडजस्टमेंट करने का। आपको ये पता कर लो कि कब करनी है वहन। दूसरा, वहन का जब आंसर मिल जाए कि 150 पे करनी है, 100 पे करनी है, 200 पे करनी है, ये आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरे का आंसर ढूंढ लो सर व्हाट। एडजस्टमेंट जब करनी है तो क्या करनी है? एडजस्टमेंट करते टाइम आप ऊपर वाली पोजीशन को काटोगे, उसको ऊपर शिफ्ट करोगे, ये का वाला काम करने वाले हो, या ऊपर वाली पोजीशन को ऐसे ही रखोगे और ऊपर तक वेट करोगे, वो एक काम करने वाले हो। तीसरा काम क्या है, इसको काटोगे और कोई भी पोजीशन नहीं बनाओगे अप साइड में, वो आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है। आप इसको काट के ऊपर बनाओगे और नीचे वाले को शिफ्ट करोगे, ये आपकी तीसरे टाइप की एडजस्टमेंट होती है। ये सारे टाइप किस में आएंगे? आपके वट वाली चीज को, इसको कवर करेंगे सर वो। जब आपको ये फिक्स हो जाए और वहन फिक्स हो जाए ना तो एडजस्टमेंट वाला काम आपका डन हो जाएगा सर वहीं पे। लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती रहेंगी सर। आई थिंक मैं समझा पाया होंगे सर आपको। हाँ, एक्चुअली वो कॉल का जब मूवमेंट होती है तो पुट वाला उतना नहीं कर पाता है, कवर नहीं कर पाएगा वो। कवर नहीं कर पाता है ओके, क्योंकि वो पुट की प्रीमियम बहुत कम होती है, एडजस्टमेंट के बाद भी बहुत कम रहती हैं। तो अगर मार्केट उल्टा जाता है तो उल्टा अच्छा खासा नुकसान हो जाता है सर। इस चीज के लिए, इस चीज से सर देखो, अगर आपको ये पता है कि आप आईसी डिप्लॉय कर रहे हो और आप उसमें एक साइड में मार्केट मूवमेंट जाती है तो आप एडजस्टमेंट करोगे तो पुट वाली साइड आपको कवर नहीं कर पा रही। तो इस बात से पता है सर क्या सीधा सीधा समझ आ रहा है, अगर आप इसको संभाल नहीं पा रहे तो ये जो स्ट्रेटजी ना ये आपके लिए काम नहीं कर रही है ठीक से, ये आपका नेचर नहीं है स्ट्रेटजी में काम करने का। अब दूसरी स्ट्रेटजी ढूंढो कोई,
दूसरी स्ट्रेटजी पे काम करो। उसमें क्या होगा, आपको समझ आएगा कि कहाँ पे जाके काम करने से अच्छा हो सकता है। ये स्ट्रेटजी अगर आप इसमें इतनी प्रॉब्लम आपको पता लगी ना, प्रॉब्लम कि कॉल वाली साइड जाएगी तो मार्केट पुट कवर नहीं कर पाती उसको, तो ये प्रॉब्लम अभी के लिए नहीं है सर, ये प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, बाद फिर से आएगी आपके सामने। तो आप ये सेटअप को फॉलो करना बंद कर दो, दूसरा सेटअप बनाओ सर, या फिर इस सेटअप पे पहले काम कर लो। जो प्रॉब्लम आपने ढूंढी है, इस प्रॉब्लम पे ये देख लो कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या है ना, इसके सॉल्यूशन ढूंढ लो आप। वो एक काम हो सकता है। ये आप स्ट्रेटजी चेंज करो, दूसरी स्ट्रेटजी पे काम करना स्टार्ट करो। ओके, मैं और पूछ लेता हूँ सर किसी से। काफी सारे लोग हैं आज। संजय जी हैं हमारे साथ में, केपी जी हैं जो पहले, आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इनको। आप सर पहले भी ज्वाइन हुए हमारे साथ में, केपी सर, केपी सिंह एंड संजय, संजय जी हैं हमारे साथ में। आप पहले भी ज्वाइन हुए सर हमारे साथ में? नो सर, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ओह, संजय बोल रहा हूँ। ओके संजय जी, ठीक है। आप सर अपना एक्सपीरियंस अपने बारे में कुछ बताना चाहे तो बता सकते सर। आप सेलर हैं या कब से काम कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस सर, प्रॉफिटेबल है, लॉस में है? बाकी लोग भी सीख लेंगे सर कुछ आपसे। या एक्चुअली मैं इसमें काफ़ी नया हूँ सर। एक 2-3 महीना पहले चालू किया है। बिफोर दैट आई ऑलरेडी हैव portfolio of stock investment and mutual fund, ओके सर। primarily on the basis of kind of fundamental things, and I never did anything on technical side. ओके, So I'm slowly learning on this option selling and kind of learning from gurus like you. नहीं सर, मैं गुरु नहीं हूँ सर। चलो अच्छा, आप सीख रहे तो ओके। और अभी कोई पर्टिकुलर आप सेटअप फॉलो कर रहे हैं सर कि ये वाले स्ट्रेटजी में आप लोग काम कर रहे हैं, या डायरेक्शनल कर रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल कर रहे हैं? या मैं एज आई सेड कि टेक्निकल में मैंने ज़्यादा कभी कुछ किया नहीं, ना कुछ सीखने की कोशिश की। ओके, तो इसलिए मैं डायरेक्शनल नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि डायरेक्शनल के लिए आपको थोड़ा टेक्निकल आना चाहिए। ओके, लाइक कुछ इंडिकेटर्स आना चाहिए, मार्केट कहाँ मूव करेगा, ये थोड़ा टेक्निकल देख के आप काइंड ऑफ थोड़ा जज कर सकते हो। तो वो एंगल में मैं नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं नॉन डायरेक्शनल करता हूँ। ओके, एंड उसमें प्राइमरली आयन कंडोर करता हूँ ऐसे करता निफ्टी में एंड कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स में। जैसे एक अभी सिर्फ 2-3 महीना हुआ है, तो स्टॉक्स में मैंने एक TCS में किया था, तो देयर आई वाज काइंड ऑफ आई गॉट सम प्रॉफिट। फिर उसमें एक रिलायंस में किया था, एक बार टाटा कंज्यूमर। सो दो जो लिक्विड स्टॉक है एंड काइंड ऑफ ज़्यादा हैवी वेट लिक्विड नहीं टाइप। होते, ऐसे स्टॉक में करता हूँ हेवी वेट में। एंड प्राइमरीली निफ्टी में भी आयन कंडोर करता हूँ। तो ये 2-3 महीने का मेरा रिजल्ट तो ठीक रहा है, नॉट सो डिस्करेजिंग। ओके, नाइस एक सर। 3% के आसपास 3 महीने में रहा है। तो ओके, उसी के बारे में आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक आपने जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि एडजस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, यस सर। किस सिचुएशन में करनी चाहिए, अगर मार्केट अप होता है तो क्या करना है, डाउन होता है तो क्या करना है। तो आई एम ट्राइंग टू लर्न सर। ओके, नाइस सर। आप सीख के करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे सर। जैसे मैंने तो ओवरऑल कवर किया कि आप कैसे कैसे, अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता रहता है एडजस्टमेंट, इसलिए उसको फिक्स करना मुश्किल है सर। एक सेटअप के लिए 10-15 टाइप के एडजस्टमेंट है। अब वो एक एडजस्टमेंट किसी को ज्यादा अच्छा लग सकता है, दूसरा एडजस्टमेंट किसी दूसरे बंदे को ज्यादा अच्छा लग सकता है। तो इंडिविजुअल का डिसीजन है, क्योंकि सबका साइकोलॉजी ना एक लेवल पे नहीं है। कोई एग्रेसिव है, कोई सेफ ट्रेडर है, कोई इंटरमीडिएट टाइप का है, बीच में भी कुछ लोग हैं। मैं बिल्कुल सेफ किसी सर, मैं अभी कवर कर, और इसी का डाउट हो तो बताओ सर, नहीं तो मैं आपको एक सेटअप और बताता हूं, उसमें आप कैसे काम कर सकते हैं। किसी का भी कोई डाउट है सर इसके अलावा? आनंद जी, आप और कुछ पूछना चाहते हैं सर एडजस्टमेंट को लेके? सर एडजस्टमेंट में आपने काफी अच्छा क्लियर कर दिया है, तो एडजस्टमेंट में मेरा कोई इशू नहीं है। आपने मुझे दोनों तरफ से समझा दिया कि एडजस्टमेंट आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं और क्या आपका व्यू होना चाहिए। व्यू होना चाहिए सर, ऐसा व्यू बनाएंगे तो ज्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। थोड़ी मेहनत का काम है सर एडजस्टमेंट करना, आपके नेचर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे ना तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरे का कहने सुनने से करोगे तो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे सर आपको। तरीका मैंने आपको बताया सर कि तरीका क्या होना चाहिए एडजस्टमेंट करने का, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, क्या सोच के आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए।
बाकी कुछ चीजें डायरेक्शनल की सीखूंगा सर आप। ओके, डायरेक्शनल भी मैं कवर कर दूंगा सर। आज बोलो, अगर ज्यादा लोग सीखना चाहेंगे तो डायरेक्शनल मैं कवर कर सकता हूँ। बाकी मेरा यूट्यूब पे चैनल अभी बनाया सर मैंने 2 दिन पहले, तो उस पर वीडियो वगैरह डाली। जी मैं फॉलो कर रहा हूँ सर, सब्सक्राइबर है हाँ, आपका। उसमें डायरेक्शनल में डाल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बनाया सर मैं, उससे कुछ इनकम वगैरह नहीं है मेरी, बस डाल दिया मैं, बाकी लोग सीख लेते। बहुत सारे लोग क्या होते थे ना, वेबिनार जब होता है तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर हमारा मिस हो गया, मिस हो गया। मैं वीडियो बना के ही डाल देता हूँ, जिसको जब टाइम मिलेगा तब देख सकते लोग। अभी थोड़ा पार्टिसिपेशन अच्छा है, लोग आना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे भी, मेरा भी मन हाँ करता मैं है सर। नहीं आ पा रहा हूँ तो सर यूट्यूब में मैं देख ले रहा हूँ आपका, 2 दिन से मैं यूट्यूब में ही फॉलो कर रहा था, देख रहा था आपको। ओके, उसमें आप देखोगे तो हम डायरेक्शनल के लिए, नॉन डायरेक्शनल के लिए, हम सेलिंग के लिए पर्टिकुलरली बात करते हैं सर। मेरा मेन फोकस ना हमेशा एक ही चीज पे रहता है सर। मैं जब भी कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, चाहे हम डायरेक्शनल कर लें या फिर नॉन डायरेक्शनल कर लें, हम दोनों में से कोई भी काम करते हैं ना, मेरा एक ही फोकस है सर। मैं लॉस पे 100% फोकस करता हूं कि मैं लॉस को बड़ा नहीं होने दे सकता कभी भी। मैं लॉस को बचाने का ट्राई करता हूं एवरी टाइम में, कोई भी सेटअप डिप्लॉय करता हूं, चाहे लाइव में या सिखाता हूं, लॉस को बचा लेता हूं मैं। लॉस बच जाता तो प्रॉफिट अपने आप आपका बाई प्रोडक्ट बन के आपके पास में आ जाता है। ये काम हम करते हैं। एडजस्टमेंट जितने कम कर पाए ना, उतना कम करने का ट्राई करते हैं एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट आप किसी भी सेटअप पे करो, अगर आपका नंबर ऑफ एडजस्टमेंट बढ़ गया ना, आप आयरन कॉन्डोर बनाया आपने, एक बार कर लिया तो ठीक है, 2 बार 3 बार एडजस्टमेंट हो गया ना, तो उस वीक में प्रॉफिट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपको बचना ही मुश्किल हो जाएगा, जीरो पे भी नहीं काट पाओगे पोजीशन को, इनफैक्ट कुछ ना कुछ लॉस में काटोगे आप पोजीशन को। हम्म। ये है। ओके, त्रिपाठी जी आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? आपके डाउट हो गया। और केपी केपी जी हैं सर हमारे साथ में, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं सर हमारे साथ, आप बताना चाहें तो। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, आप फर्स्ट टाइम में हो सर हमारे साथ? मैं फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन करा। बेसिकली मैं वो अतुल सर वाले ग्रुप में था और इधर वाले आप वाले ग्रुप में भी था, तो मैं एक्टिविटीज देखता रहता था, लेकिन मैं रिटेल में हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता था ऑन टाइम जब भी आपका वेबिनार रहता था। ओके। बट आज मैं फ्री था तो मैंने कहा आज ओपन करके बैठा हूँ। मैं आपका पूरा कन्वर्सेशन सुन रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कस्टमर से, बाकी पूरा सुन रहा हूँ। नो प्रॉब्लम सर, नो बाकी प्रॉब्लम। जो भी आपने कुछ जो बोला ना, मतलब हर चीज मेरे से रिलेट करते हुए गई। पिछले 3 साल से मैं लगा हुआ हूँ और 2 साल से ऑप्शन सेलिंग में हूँ, ओके, नाइस। लेकिन अभी तक भी मतलब 50,000 के ड्रॉ डाउन में ही हूँ। और ओके। कारण यही है कि 2 दिन मैंने आयरन काउंटर कर लिया, एक दिन बैटमैन आपका स्ट्रेटेजी कर ली, एक दिन मैंने कोई वो कर लिया। तो कहीं ना कहीं मतलब 2-3 दिन अच्छा कमाता हूँ और एक दिन कोई ऐसा आता है कि वो पूरा लेके चला जाता है। हम्म। हाँ, तो मैं वही इंटरेस्टली सुन रहा था आपका। और अब मैं भी आपके जो फर्दर यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए वो देख के, और आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, किसी एक स्ट्रेटेजी पे स्टे रह के आगे अपना करूंगा। वो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे जब आप एक को फॉलो करेंगे ना हाँ सर। तो आपके लिए नहीं, सबके लिए वही है सर। आप एक सेटअप बना लो कोई भी। आप आयरन कॉन्डोर, बहुत सारे लोग आयरन कॉन्डोर करते हैं क्योंकि पैसा कम लगता है सर उसमें। आयरन कॉन्डोर बनाने में लोगों का पैसा थोड़ा कम लगता है, और वो इजी भी है लोगों को करना, काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से भेज देते हैं ऊपर नीचे करके, तो इजी हो जाता है, इसलिए वो उसको फॉलो करते हैं। मैं पहले करता था आईसी, मैंने उसको छोड़ दिया है, आईसी मैं नहीं कर रहा। मैं जैसे मेरी कैपिटल इंक्रीज हुई थी ना, मुझे एडजस्टमेंट में लेके बहुत, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम हुई ना, तो मुझे भी ऐसे प्रॉब्लम हुई थी एडजस्टमेंट को लेके। जी जी तो उसके बाद मैंने अपना सिस्टम डिजाइन किया है सर, प्रॉपर मैंने अपना बताया। आप लोग बोलोगे तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ बस हल्का सा। आप जी अपना जी प्लीज। आप अपना बताना, अपना करना चाहो ना तो आप भी बना सकते हो अपना ट्रेडिंग सेटअप, कैसे बना सकते हो मैं हल्का सा आपको गाइडलाइन दूंगा। जैसे मैंने आज वो डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाया, मैं शेयर कर दूंगा उसको ग्रुप में आप लोगों के साथ में, जी जी उससे भी थोड़ा बेनिफिट हो सकता है लोगों का। आप ना, जैसे मैं जिस चीज को फॉलो करता हूँ सर, मैं बैटमैन को फॉलो करता हूँ, ठीक है। बैटमैन सेटअप जब भी बनाते हैं तो मैंने इसके एंट्री की टाइमिंग ना, एंट्री को लेके बहुत दिक्कत होती है लोगों के साथ। मैंने एंट्री को बिल्कुल फिक्स किया हुआ है, 11 AM पे वेडनेसडे वाले दिन हम लोग एंट्री कर लेते हैं। इसके लिए एंट्री का टाइमिंग मुझे छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती, ये टाइम हमने कुछ सोच समझ के तब फिक्स किया था सर। 11 बजे आएंगे, निफ्टी जहां भी चल रहा है स्पॉट प्राइस चेक करेंगे निफ्टी का। हम ग्रीक वगैरह नहीं देखते बिल्कुल भी एंट्री के टाइम पे कि क्या ग्रीक चल रहा है, बिल्कुल नहीं देखते उसको, डेल्टा कितना है उसका, गामा क्या क्या होने वाला, कुछ नहीं पता। आते स्पॉट प्राइस में +250 करते हैं, एक कॉल को बाइंग में डाल देते हैं सर। +300 करते हैं स्पोर्ट में, इससे नेक्स्ट वाला जो आता है स्ट्राइक 300 करते हैं, उस कॉल को हम डबल लॉट में सेल कर देते हैं। बस इतना काम कॉल साइड करते हैं, और सेम काम हम पुट साइड भी करते हैं। -250 करते हैं और पुट को हम बाइंग में डाल देते हैं, और -300 करते हैं और हम पुट को सेल में डाल देते हैं डबल लॉट में। तो दोनों साइड से एक एक रेशो स्प्रेड हम डिप्लॉय कर देते हैं सर। ये जब डिप्लॉय करते हैं,
आयरन काउंटर करोगे तो आपके पैसे कम लगते हैं, लेकिन बैटमैन जब करते हैं तो ये 4 जब पोजीशन बनती है ना टोटल हमारी, तो इस पोजीशन बनाने में 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच में पैसे लग जाते हैं। तो 3 पैसे लाख रुपए का आता है सर। 3 से 3.5 के बीच में लगते हैं सर। डिपेंड करता है कि आप प्रीमियम कितना सेल करने को मिल रहे हैं आपके। जी। ये करने के बाद क्या होता है, आपका पेयोग्राफ बनता है सर, कुछ ऐसे पेयोग्राफ आपको नजर आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोग इसलिए डरते हैं, एक तो पैसा ज्यादा लगता है इसलिए लोग इसको कम प्रीफर करते हैं, पैसा स्टार्टिंग में ज्यादा लग गया। दूसरा क्या रहता है, जो इसकी लेग है ना, ये अनलिमिटेड रिस्क लोगों को दिखता है यहाँ पे, इसलिए लोग इसको करना एकदम से छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं कि क्यों ही करना, अनलिमिटेड रिस्क है इसमें तो। लेकिन मेरा पॉइंट बिल्कुल अलग है सर। मैं कह रहा हूं कि बैटमैन में अनलिमिटेड रिस्क आपको दिख रहा है, आयरन कॉन्डोर जब बनाते हो सर उसमें भी तो रिस्क दिखता है आपको 5-7% का दिखता होगा सर। दिखता है। तो 5-7% उसमें ले थोड़ी सकते हो सर आप। 5-7% लेने लग जाओगे तो मारे जाओगे सर, क्योंकि कमाने के लिए तो कम है और 5% का रिस्क तो उसमें भी नहीं ले सकते। तो एडजस्टमेंट आप आईसी में भी करोगे और एडजस्टमेंट आप बैटमैन में भी करोगे, दोनों में एडजस्टमेंट आपको करने हैं। तो अनलिमिटेड रिस्क को दिखने दो, इनफैक्ट उसका फायदा लो आप। अनलिमिटेड रिस्क आपको दिखेगा तो कुछ तो फायदा होगा सर उस चीज का, अगर रिस्क हमें शो हो रहा है तो। बस आप ये ध्यान रख लो कि एडजस्टमेंट कब करना है, आयरन कॉन्डोर में कब करना था और बैटमैन में कब करना था। अब बैटमैन के लिए मैंने जब क्या किया, कोर पोजीशन अपनी बना दी। कोर पोजीशन बनाने के बाद मेरा ऐसा पेयोग्राफ मुझे मिल गया। अब ये होने के बाद मार्केट यहां होगी सेंटर में जब मैं डिप्लॉय कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 300 पॉइंट दूर सेल किया, 300 पॉइंट ऊपर सेल किया, पुट वाली साइड और कॉल वाली साइड में। अब ऐसा करने से मुझे ना 600 पॉइंट की रेंज मिल जाती सर निफ्टी के लिए, और मैं इसको वीकली में डिप्लॉय करता हूं बस। 600 पॉइंट की रेंज काफी हैंडसम रेंज है निफ्टी के लिए, ब्रीच नहीं कर पाती 600 पॉइंट को निफ्टी आराम से, वीक में मुश्किल हो जाता है निफ्टी को ब्रीच करना 600 पॉइंट की रेंज को। ये करने के बाद मेरे सामने दो प्रॉब्लम बड़ी बड़ी नजर आई सर मुझे। सबसे पहली प्रॉब्लम थी मेरे लिए गैप अप गैप डाउन सर। गैप अप गैप डाउन आपके लिए भी प्रॉब्लम है, सबके लिए प्रॉब्लम है, ये जो भी नॉन डायरेक्शनल सेलर है सबको दिक्कत होती है गैप अप गैप डाउन से। तो इसके लिए मैंने क्या किया, हेजिंग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। और हेजिंग कॉन्सेप्ट पे इतना ज्यादा ध्यान दिया सर, मैंने बहुत टाइम लगाया हेज करने के लिए, कि मैं जब ओवरनाइट के लिए हेज बाई करूंगा ना, तो मैं कौन से हेज बाई करूं। ब्रेक इवन भी बाई कर रहा हूं, अगर अगले दिन 100 पॉइंट की मूवमेंट होती तो ब्रेक इवन बहुत दूर हो जाता है सेटअप का, तो वो कवर नहीं कर पाती मेरे हेज को, मेरे जो हल्का फुल्का जो लॉस आता है उसको कवर नहीं कर पाती मेरी ब्रेक इवन की हेजेस। तो मैं हेज को क्या करूं, यहां पे नीचे ब्रेक इवन पे बैठा हूं तो यहां भी मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैंने हेज को क्या किया ना, डायनेमिक हेज बना दिया सर इसको। डायनेमिक हेज बनाने में मैंने दो चीजों का यूज किया है सर। डायनेमिक हेज जब बना रहा था तो मैंने हेज पे जब ध्यान दिया तो पहली चीज थी मेरे लिए कि मुझे हेज को ना थोड़ा इफेक्टिव बनाना था। अगर अगले दिन गैप अप या गैप डाउन कुछ भी होता है ना, तो मेरी हेज का मुझे कवरेज मिलना चाहिए। इफेक्टिव बनाने से मतलब था कि मुझे कवर मिलना चाहिए। हेज अगर बाई करके गया हूं ना, तो गैप अप या गैप डाउन के केस में मुझे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए हेज से। इस चीज पे मैंने फोकस किया सर। तो मैंने हेज को डायनेमिक किया तो ये वाला रिजल्ट मुझे मिल गया, कवर मिल गया मुझे। सेकंड, मैंने सर कोस्टिंग पे ध्यान दिया। हेज को लोग क्यों नहीं बाई करते, हेज को बाई कोस्ट की वजह से नहीं किया जाता, क्योंकि आपको डेली हेज बाई करोगे, पहले बात आपकी ब्रोकरेज लगेगी सर, ऑर्डर लगाओगे। सेकंड क्या होता है, आपको डीके मिलता है नेक्स्ट डे। गैप अप गैप डाउन नहीं होगा, मार्केट साइडवेज कहीं ओपन होती है तो आपका डीके आएगा। ये दोनों चीजें प्रॉब्लम करती सर किसी भी सेलर को, वो हेज इसीलिए नहीं लोग खरीदते, कोस्टिंग ज्यादा लग जाती है। जो प्रॉफिट होना है उस प्रॉफिट में से आपकी ये कोस्टिंग माइनस होके आपका प्रॉफिट कम हो जाता है यहाँ पे, तो लोग हेज को अवॉइड करते हैं। मैंने इस चीज पे भी बहुत ज्यादा काम किया, महीनों लगाए कि कोस्टिंग को कैसे कम किया जा सकता है। जब मैं डायनेमिक हेज पे काम कर रहा था तो मैंने ऐसा कुछ सिस्टम निकाला कि मैं इसको इफेक्टिव भी कर लूं, मुझे कवर भी मिल जाए और मेरी कोस्टिंग भी कम हो जाए। तो दोनों पॉइंट को बहुत ज्यादा फोकस करके मैंने एक डायनेमिक हेज का कॉन्सेप्ट बना दिया जो मुझे ओवरनाइट में 100% कवरेज प्रोवाइड करता है। अब मार्केट यहां खड़ी है सर 26,150 पे, ना आपको पता ना मुझे पता सर। कल अगर 500 पॉइंट का गैप अप हो गया ना अगर ऊपर यहां पे, या 500 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए बाई चांस गलती से, ये कितना भी हो सकता है। आपने अप्रैल में देखा होगा सर 1200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ अप्रैल में ना, ये कितना भी हो सकता है आपका। 7 अप्रैल को आप जाके चेक कर लेना, मैं आपको दिखा दूंगा। 7 अप्रैल को 1200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था, 5% नीचे आई थी मार्केट। ये किसी भी दिन हो सकता है गैप अप गैप डाउन आपका। ये हो गया ना, तो मेरे वो जो हेज है हमारी डायनेमिक हेज, वो मेरे लॉस को कुछ भी करेगी। मेरे लॉस को जो, अगर मैंने 5 लाख एक कैपिटल पे डाल रखे ना यहाँ पे एक लोट के लिए, तो मेरे लॉस को वो 1% के ऊपर जाने ही नहीं देगी। उसको डिजाइन इस टाइप से किया सर हमने। तो मुझे ये रात में शांति रहती है कि मार्केट कहीं से कहीं भी चली जाए, कितना बड़ा भी गैप डाउन हो जाए, तो मुझे 1% का ही लॉस लगने वाला है, इससे ज्यादा लॉस नहीं लगेगा सर।
एक तो ये सेफ्टी मिलती है। सेकंड क्या है कि मेरी कोस्टिंग इस हिसाब से मैनेज करता हूं मैं कोस्टिंग को, हेज की उसको इस हिसाब से डायनेमिक बनाता हूं हेज को, कि अगर मार्केट गैप डाउन गैप अप नहीं होती ना, यहीं पे खुलती साइडवेज कहीं पे, तो जो मेरी कोस्टिंग हेज में, अगर आप नॉर्मल ब्रेक इवन का बाई करके जाओगे तो हो सकता है आपके 10 रुपए की कोस्टिंग लग जाए हेज में, लेकिन जो मेरी डायनेमिक हेज है वो आपको 10 रुपए की कोस्टिंग से बचा के आपको 7-8 रुपए में आपका काम चला देगी। तो मेरी कोस्टिंग कम रहती है हेज से सर। ये एक अच्छा फीचर है मेरे पास कि कोस्टिंग भी कम होगी, और अगर गैप अप गैप डाउन हुआ तो वो कवरेज भी इतना अच्छा दे पा रही है कि लॉस को 1% के अंडर कैप कर पाएगी आपकी। ये ओवरनाइट हेज के लिए हमने बनाया सर प्रॉपरली। इसमें बनाने में मैंने दो चीजें यूज करी हैं सर। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि एक्सपायरी में कितना टाइम बचा हुआ है। एक्सपायरी में जब मैं पोजीशन बनाता हूं तो मैं वीकली पोजीशन बनाता हूं, तो मैं ये देख लेता हूं कि एक्सपायर होने में मार्केट में 1 दिन बचा हुआ है, कि मार्केट में 2 दिन बचे हुए हैं, कि मार्केट में 3 दिन बचे हुए हैं। जितने भी दिन बचे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने हेज को चेंज करते हैं अपने को, पहला पॉइंट। साथ में मैं ये भी देखता हूं कि मार्केट जब मैंने बनाई थी तो 26,000 पे चल रही थी फॉर एग्जाम्पल, और जब मैं हेज बाई करने वाला हूं उस टाइम पे मार्केट कितना ऊपर आ चुकी है, 26,100 पे चल रही है, या 200 तक पहुंच गई है, या 300 तक पहुंच गई है, और जहां तक पहुंची होती है उसके अकॉर्डिंग हम हेज बाई करते हैं सर ब्रेक इवन के आसपास जाके, या कितना अंदर करना है कितना बाहर करना है उसको हम डायनेमिक बना के रखते हैं। दोनों चीजों को जब कंबाइन करते हैं तो हमें अच्छे प्रीमियम सिलेक्ट करने में हेल्प हो जाती है, और ये करना बहुत ही ईजी है सर। जो मेरे बैटमैन के स्टूडेंट है सबको पता है कि ये करना कितना ईजी है सर। हेज को बाई करने में आपको जस्ट 1 मिनट का टाइम लगता है कि कौन सी हेज आपको बाई करनी है। सिंपल आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये आज मार्केट यहां पे है तो आपके लिए ये हेज आनी चाहिए, कॉल वाली साइड से, पुट वाली साइड से ये हेज आपके आनी चाहिए। वो इतना सिंपल मैंने उसको किया हुआ है सर, और वो प्रॉपर डायनेमिक हेज है हमारी, प्रोटेक्शन भी देती है, कॉस्टिंग भी कम रखती है हमारी। ये हो गया ओवरनाइट वाली जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन सर मैंने निकाला। सेकंड था सर एडजस्टमेंट वाला। एडजस्टमेंट के लिए जैसे मैंने बताया था आप लोगों को भी कि जब बैटमैन पे मैं काम कर रहा था तो मुझे 600 पॉइंट की ऐसे रेंज मिल गई ऊपर और नीचे करके, कि मार्केट इस रेंज में कहीं भी ट्रेड होगी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। इस रेंज से बाहर जाती है तो मैं लॉस में जा सकता हूं, और इसके ऊपर मेरा अनलिमिटेड लॉस खुला हुआ है सर। तो मैंने क्या किया, लॉस के एडजस्टमेंट के लिए लेवल फिक्स कर दिया कि इस लेवल पे मार्केट आएगी ना तो मैं अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर दूंगा। लेवल मेरा फिक्स हुआ, साथ में मैंने एडजस्टमेंट को भी फिक्स किया कि मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा। मैंने वो दोनों चीजें साथ में फिक्स कर दी एक साथ में। अगर मैं पूरे वीक में आराम से बैठा रहता हूं, अगर मेरा लेवल आ गया तो मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा। क्या एडजस्टमेंट करनी मुझे पहले दिन पता है। जब मैं यहां डिप्लॉय करता हूं ना सर 11 बजे, तो मुझे पता रहता है कि मैं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना तो ये करूंगा, और किस लेवल पे आने के बाद करूंगा। मैं ये दोनों चीजें फिक्स करके बैठा रहता हूं पहले से। अगर लाइव मार्केट में मार्केट अगर खुल गई आपकी 26,150 पे, और उसके बाद दिन में मार्केट ने भागना स्टार्ट कर दिया सर ऊपर वाली साइड में, मार्केट में कह रहा हूं कि 26,150 से भागना स्टार्ट कर रही है, और ऊपर जाते जाते मार्केट सर 26,700-800 पे कहीं भी चली गई ऊपर, तो मुझे पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मेरा लेवल आएगा ना बीच में, वो कहीं आएगा, जैसे लेवल आएगा मैं अपनी एडजस्टमेंट कर दूंगा उसी टाइम पे, और जैसे एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्टमेंट का काम भी उसी हिसाब से डिजाइन है कि ये भी मेरे लॉस को 1% पे कैप कर देगी, 1% से ऊपर लॉस नहीं जाने देगी मुझे एडजस्टमेंट भी। उसको भी इसी हिसाब से प्लान किया सर मैंने। ओवरनाइट और लाइव मार्केट कितनी बड़ी मूवमेंट हो जाए, चाहे 1000 पॉइंट की हो जाए, चाहे 2000 पॉइंट की मूवमेंट हो जाए, मेरा लॉस नहीं बढ़ेगा किसी भी केस में। ये दोनों चीजें मैंने करी सर, ओवरनाइट भी और लाइव मार्केट में। और इस चीज को जब मैं कर रहा था तो मैंने इसको 5 इयर्स निफ्टी पे डाटा पे डाल के, 5 इयर्स के डाटा पे, इसको हिस्टोरिकल डाटा पे मैंने टेस्ट किया सर बैठ के, और तब मुझे पता लगा कि मार्केट में बड़ी मूवमेंट भी देख ली मैंने, छोटी मूवमेंट भी देख ली मैंने, गैप अप देख लिया, गैप डाउन देख लिया, सब कुछ देखने के बाद लो इंडेक्स भी देख लिया, हाई भी देख लिया, सब देखने के बाद भी मेरा सेटअप काम कर रहा है, और ये 1% पे रोक पा रहा है लॉस को। और जो रिटर्न मिलना था वो मुझे 24 to 36% इजीली अचीव हो जा रहा है मेरा ये रिटर्न। इसके बीच में मैं कहीं रहता हूँ साल में, तो मेरे लिए सेटअप ओके हो गया सर। उसके बाद इससे फायदा ये हुआ कि मुझे कभी भी मार्केट को देखना नहीं पड़ता। मैं कभी भी ये उम्मीद नहीं लगाता मार्केट से कि कल मार्केट में गैप अप हो जाएगा, मार्केट में गैप डाउन हो जाएगा, मार्केट यहां से नीचे आ जाएगी, मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये वाला प्रिडिक्शन वाला तो गेम जो था ना सर मार्केट में, इसको मैंने कंप्लीटली अवॉइड कर दिया। मार्केट कहीं जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मेरे लेवल को ब्रीच करेगी तो मैं एक्शन करूंगा। ऐसा करने के बाद मुझे एक चीज बहुत क्लियर होगी सर, जब मैं वीकली ट्रेड करता हूं ना तो मुझे ये पता लग गया सिंपली कि ये वीक मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या ये वीक मेरे लिए लॉस मेकिंग है। बस मैं इतना देख लेता हूं, प्रॉफिटेबल है तो मैं अपना प्रॉफिट ले लेता हूं, ये वीक मेरा लॉस मेकिंग है तो मैं लॉस ले लेता हूं। लॉस मुझे पता है कि 1% से ऊपर नहीं लूंगा, प्रॉफिट जितना आता रहेगा मैं लेता रहूंगा सर। प्रॉफिट डिपेंड करता है इंडेविक्स पे, इंडेविक्स अच्छा है तो हो सकता है किसी वीक में मैं 3% भी ले लूं या 4% भी ले लूं। इंडेविक्स थोड़ा सा कम हो गया तो हो सकता है 2% ले लूं। इंडेविक्स बहुत ही कम हो गया तो हो सकता है सर 1% ले लूं, या उससे भी कम लेना पड़ जाता, कई बार 0.7 भी लेना, तो मैं वो ले लूंगा सर अपना टाइम पे।
लेकिन लॉस इतना ही लूंगा सर। इंडिया विक्स चाहे 20 चल रहा हो चाहे 10 चल रहा हो, लॉस मेरा 1% मैक्स टू मैक्स हो सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 30% है सर। ये भी मैंने डाटा पे टेस्ट किया। निफ्टी का आप डाटा उठा लेना खुद से, लास्ट के 10 साल का डाटा देखा था मैंने इसके लिए। मार्केट 70% टाइम्स आपकी 600 पॉइंट की रेंज में ही रह जाती है मार्केट एक्सपायर होते होते। 30% टाइम्स है तो ऐसा होगा कि मार्केट ट्रेंडी होगी, और जब ट्रेंडी होती है तो मार्केट एक साइड में निकलती है। 25% टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट एक साइड में निकलती चली जाती है। 5% ऐसा भी केस देखने को मिला था हमें 10 ईयर्स के डाटा में, कि मार्केट पहले ऊपर जाती है, ऊपर वाली पोजीशन को हिट करती है और फिर नीचे वाली पोजीशन को भी हिट कर जाती है। ऐसा लेकिन बहुत ही रेयर होता है मार्केट में। तो ये 30% है दोनों मिला के। 30% टाइम्स मुझे लॉस हो सकता है 1% का, बाकी 70% टाइम्स मैं प्रॉफिट ले लेता हूं। इतना ही करते हैं सर, इसके ज्यादा कुछ करते नहीं है सर हम। रही बात एक एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट और था इसमें। एक्सपायरी पे क्या होता है, कई बार गामा ब्लास्ट हमें दिख जाता है सर एक्सपायरी पे। गामा ब्लास्ट आप लोगों को पता होगा सर? हाँ सर, अचानक से प्रीमियम के प्राइस बढ़ते हैं एकदम, बढ़ जाते हैं, हाँ, आपकी स्ट्राइक चेंज हो जाती है तो गामा ब्लास्ट आप देखने को मिलता है। जल्दी जल्दी पोजीशन आपकी इन वो एटीएम चेंज होता रहता है, भाग भाग के एटीएम चेंज होगा तो आपको गामा ब्लास्ट देखने को मिल सकता है। गामा ब्लास्ट से मुझे इफेक्ट हो सकता था, क्योंकि जो मैं 4 पोजीशन बनाता हूं ना सर वेडनेसडे को, इन पोजीशन को मैं अप टू एक्सपायरी ट्यूसडे तक होल्ड करता हूं सर। ट्यूसडे को 320 पे ही मैं पोजीशन कट करता हूं। उससे पहले जो भी पोजीशन मैंने बनाई है ना, ये वाली 4 पोजीशन, इनको मैं बीच पे कभी भी कट नहीं करूंगा। इन पोजीशन को मैं पूरे एक्सपायरी तक होल्ड करके लेके जाऊंगा, और एक्सपायरी वाले डे पे 0.05 पैसे पे यहीं पे एग्जिट करता हूं सर मैं अपनी सेलिंग को। उससे पहले एग्जिट नहीं करता, बिल्कुल पैनिक नहीं होते। एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी तो कर लेंगे, एडजस्टमेंट अलग है इससे, और ओवरनाइट हेज आपका अलग है। मेन पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होगी अप टू एक्सपायरी सर। इसी पॉइंट पे मैं एग्जिट करूंगा अपनी पोजीशन को। गामा ब्लास्ट से बचने के लिए मैंने अलग से सिस्टम बनाया है। गामा ब्लास्ट से फुल प्रोटेक्शन है, गामा ब्लास्ट आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर आप बैटमैन को कंप्लीटली फॉलो करके चलेंगे तो सर। आप भी बना सकते हो। गामा ब्लास्ट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सपायरी डे पे आप आए हो सर, फॉर एग्जाम्पल एक्सपायरी पे आपको प्रॉफिट होना है सर, मान लेते 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होना है। एक्सपायरी डे पे मॉर्निंग में आपको 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सर आप 20,000 रुपए कमाने के लिए जा रहे हो, तो सर इस पे कुछ एसएल डाल लो छोटा मोटा। 70,000 रुपए आ जाए तो काट लो अपनी पोजीशन को, 30,000 रुपए छोड़ दो। लेकिन आप पूरा लालच ही करोगे, 80,000 से 1 लाख बनाना चाहोगे सर, 20,000 रुपए लेना चाहते हो, और इसके चक्कर में आप पूरे 80 को उड़ा देते हो यहाँ पे, इसको 20,000 30,000 पे ले आते हो गामा ब्लास्ट की वजह से। या फिर इसको माइनस में भी कई बार ये जीरो पे भी आ जाता है, माइनस में भी चला जाता है। अगर ऐसा करते हो तो गलत है। इसको भी कैसे बचाया जा सकता है, मैं वो भी हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया, तब जाके मैं समझ आया कि कैसे कैसे बच सकता है सर। मैं पर्सनली इस वाले सेटअप को यूज करता हूँ। मेरा कैपिटल साइज बहुत बड़ा है सर, हम उसी पे काम करते हैं, और मैं सालों सालों से काम कर रहा हूँ इस वाले सेटअप पे। तो लोगों को फिर वही है सर, मुझे ये वाला सूट कर रहा है, किसी को आयरन कोंडोर सूट कर रहा है। डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल साइज कैसी है। कोई इसके बारे में सीखना चाहता है ना सर, बैटमैन के बारे में कोई भी इंटरेस्टेड बंदा हो ना, तो हम इसको सिखाते रहते हैं। हमारी क्लासेज है सर, ये पूरा पेड कोर्स कराते हैं सर हम बैटमैन के लिए। उसमें क्या रहता है, 1 वीक से लेके 2 वीक की आपकी क्लास ले लेते हैं। डेली 1 आवर की क्लास लेते हैं सर हम इसमें। 1-to-1 सेशन होते हैं। आप चाहो तो इसको कोई भी बंदा ज्वाइन कर सकता है। ये करने के बाद हम 3 महीने का बंदे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। 3 महीने तक आपकी पोजीशन कैसी बन रही है, आप ठीक से बना रहे हो, कोई गलती तो नहीं हो रही, अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, वो सब कवर करते हैं सर। कोई भी इंडेविक्स हो, कैसे आपका लॉस बढ़ा नहीं बढ़ा, वो सब चीजें हम ध्यान देते हैं सर। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। इससे ज्यादा ना बता सकता हूँ सर, ना कर सकता हूँ मैं। और हाँ, रिटर्न मैंने बताया सर आपको, लॉस मैंने बताया आपको, ये चीजें हम बना सकते हैं। आप कैसे बना सकते हो मैंने वो भी कवर किया, कि आप स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट का प्लान कैसे बना सकते हो। आप अपने लिए मेहनत कर लो, मेहनत करोगे तो आपको एडजस्टमेंट पता लग सकती है। हमने वो मेहनत पहले से कर ली तो हमें एडजस्टमेंट पता है। आप ओवरनाइट हेज के लिए कैसे काम कर सकते हो, अपनी हेज को कैसे डायनामिक बना सकते हो, मैंने 2 चीजें आपको बताई। ये देख लो एक्सपायरी से कितना टाइम बचा हुआ है और मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो उससे आप डायनामिक हेज अपना देख सकते हो। गामा ब्लास्ट से मैंने बचने का तरीका बताया। ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, करोगे तो बहुत ही अच्छा है सर। आपको मेहनत लगेगी थोड़ी सी, आप कर सकते हो। हमने ये मेहनत सारी पहले से करी हुई है सर, बहुत साल लगाए। एडजस्टमेंट कब करनी हो, राइट हेज कौन सी चाहिए, गामा ब्लास्ट से कैसे बचना है, मेन पोजीशन कैसे बनानी, कैसे कैरी फॉरवर्ड होंगे, मार्जिन को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं सालों सालों से सर। बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, लाइव में पोजीशन डिप्लॉय है हैवी कैपिटल के साथ में। ये कोई करना चाहता तो फिर डायरेक्टली वो सीख सकता है सर बैटमैन के बारे में। इसलिए बहुत ही ऐसा सेटअप है सर, मेरा एक्सक्लूसिव टाइप का है। मैं इसको पब्लिकली कभी भी नहीं बताता, हम इसको सेल ही करते हैं एवरी टाइम पे। जो भी लोग इसको लेते हैं सबको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। काफी सारे लोगों ने ये लिया है, देखो मैं आपको बता सकता हूँ। मीनू जी हैं, मीनू जी आप बताना चाहेंगे? मकबूल जी ने लिया है, और थे मेरे साथ में आनंद जी भी हैं,
काफी सारे लोगों ने ये सेटअप लिया है सर, तो आप लोगों को रिजल्ट बता सकते हो सर, अगर बताना चाहो तो, आपको ठीक लगे तो। सर मैं तो इधर उधर कितनी जगह भटक रहा था, कई चीजें मैंने ट्राई की हैं। हाँ। और जैसे अभी इन्होंने बताया कि कभी आयरन कॉन्डोर कर लिया, कभी कुछ कर लिया, मैं तो अभी भी कर जाता हूँ ये सब। पता नहीं सर, वो लेकिन कैपिटल वाली भी तो बात है ना सर। हाँ, लेकिन फिर भी जो मतलब मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट अभी तक बैटमैन पे ही, और मैंने जिसको भी सेटअप बताया या दिखाया या कि मैं ये कर रहा हूँ या ऐसे होता है या ये स्ट्रैटेजी है मेरी, मैं बैटमैन डिप्लॉय करूंगा, सब मुझे ये कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है ये। और आपने उसको इतना इजी कर रखा है और इतना क्लियरली समझा रखा है, तो उसमें दिक्कत होती नहीं है। और अभी इस वीक में जब आपको पता भी था कि इंडिया विक्स इतना लो है, तो आपने रोका भी, लेकिन मैं खुद लाइव मार्केट में एडजस्टमेंट मैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मैं कितना एक्यूरेट हो पा रहा हूँ या कर पा रहा हूँ, मैंने वो पोजीशन डिप्लॉय करी और चलने दी। चलने दी सर, बिल्कुल। मैं वो सर जिस चीजें सामने से पता रहती ना, तो हम जब 3 मंथ का जो मैंने बताया ना सर, 3 मंथ तक हम पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं, बंदे को बताते हैं कि आप इस वीक में ये करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट है, ये मत करना, सारी चीजें ध्यान रखते हैं सर। 3 मंथ अगर आप कर लेते हो ना बैटमैन को, उसके बाद आप जी खुद से ही कर पाओगे सर। और बैटमैन की अच्छी बात क्या है ना, ये एक बार करने के बाद आपको फिर पूछना नहीं पड़ेगा, आप मेरे पे डिपेंड नहीं रहोगे सर कभी भी। आपको किसी से भी नहीं पूछना पड़ेगा इनफैक्ट कि क्या करें, कब करें, कितना लॉस हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि आप खुद से सीख जाओगे सारी चीजें, और लाइफ टाइम के लिए काम आने वाली है सर। और सारे जितने कॉन्सेप्ट है ना सर, रिस्क मैनेजमेंट लगा लो, पोजिशनिंग लगा लो, आपका प्रॉफिट लगा लो, आपकी स्ट्रेटजी लगा लो, ओवरनाइट लगाओ, एडजस्टमेंट लगाओ, सारी चीजें इसमें कवर हो रखी है, सर एवरीथिंग। है क्या ना, अब हमारी साइकोलॉजी में और आपकी साइकोलॉजी में बहुत डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए आप इतना मतलब लॉस कैप वाला प्रोग्राम डिजाइन कर पाए। हमारे लिए क्या है, खुला है तो खुला ही हुआ है, चल रहा है लॉस तो चल ही रहा है, 3% से वो 5% 10% तक चला जाता है कभी कभी तो। मीनू जी पता है ऐसा क्यों होता है सर? मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग हूं या मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आती है सारी की सारी आपकी कैपिटल से। मैं आपको बोलता हूँ मीनू जी, आपकी कैपिटल में आपको कल अकाउंट में 1 CR डाल के दे देता हूँ, आप सर 10% का लॉस लेके दिखा दो, आप बिल्कुल नहीं लोगे 10% का। नहीं सर, हाथ पैर फूल हाँ, जाएंगे। आप नहीं लोगे, क्यों? उसके बाद आप ऐसे सेटअप ढूंढना स्टार्ट करोगे भाग भाग के कि आपका लॉस कम से कम हो पाए, यही करोगे ना। जी बिल्कुल। 1 CR अकाउंट में आने के बाद ना आप कमाने के बारे में नहीं सोचोगे सर, प्रॉफिट के बारे में आपके दिमाग में नहीं आएगा, आप बस ये सोचोगे कैसे भी करके 1 CR को कुछ नहीं होना चाहिए। ये वाली साइकोलॉजी वहां से आती है सर। मेरी कैपिटल अभी 10 CR हम डिप्लॉय कर रहे हैं सर, अपनी कैपिटल को 3 अकाउंट में हम डिप्लॉय करते हैं 10 CR को। जी अगर ये 3 अकाउंट में डिप्लॉय हो रही है ना सर, मेरा मेन फोकस यही रहता है हमेशा कि लॉस को 1% नहीं, पे रोकना है। हाँ बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं, इसीलिए मेरा जो ग्रुप है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, उसमें एक्चुअली 1.5 CR के आसपास ट्रेड होता है वीकली। ओके। तो कितना कैपिटल वो लोग मैनेज करते हैं, बट अभी मतलब मैं उसका डायरेक्टली पार्ट वैसा नहीं हूँ कि मुझे दिया जाए, तो मुझे अपना कोई सेटअप ऐसा चाहिए था कि मैं वो चांस वहां पे ले सकूं। आप ले दैट्स वाई मैं इसके साथ आया, मतलब बैटमैन के साथ मैं आपके साथ आया कि मैं ये सीखता हूँ। ये तभी हो पाएगा सर जब आप बड़ी कैपिटल आपके पास होगी ना, आप उसको मैनेज अगर अच्छे से कर लोगे, तो तब आपको दिमाग में आएगा कि लॉस को कैसे बचाना है। जब तक आपके पास छोटी कैपिटल है ना, आप कोई 10 लाख के साथ ट्रेड कर रहा है, इस बंदे को अगर 1% का एसएल लगेगा तो सर 10,000 का एसएल लग गया। इनके लिए 10,000 भी ऐसा ही है, अगर इनको 2% का लग गया तो इनके लिए 20,000। वो 10 और 20 में डिफरेंस समझ नहीं आएगा सर यहाँ पे, लेकिन कैपिटल वहां पे 10 CR है ना, तो 10 लाख और 20 लाख में डिफरेंस जरूर समझ आ जाएगा सर। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सर, वाला डिफरेंस लोगों को थोड़ा समझने में पैसे के साथ साथ समझ आता है सर। ओके, तो सर ये हाँ बैट में और भी कोई बताना चाहेगा सर? और भी है हमारे साथ, मुकुल जी थे, सॉरी आनंद जी, आप सुन रहे हैं क्या सर? आनंद जी भी हमारे स्टूडेंट हैं जी सर, जी सर, मैं सुन सर। रहा हूँ। बैटमैन के लिए ठीक बताया मैंने, गलत तो नहीं बता दिया किसी को? सर बैटमैन एवरग्रीन है, कोई आदमी अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहता है तो बैटमैन बिंदास कर सकता है। ओके, वही तो। नो रिस्क है इसमें आपका। आपका दिमाग लगना बंद हो जाता है सर, उसके बाद बोरिंग हो जाती है ट्रेडिंग सर आपके लिए। हाँ ये है, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन सही बताओ तो ट्रेडिंग जो भी कर रहा है वो अगर बोरिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है तभी पैसे बना रहा है सर, एक्साइटमेंट पैसा नहीं है यहाँ पे। वैसा सर, कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो ना बैटमैन के लिए, तो ये मेरा नंबर है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पे मुझे कॉल मैसेज कर लेना, अब मैं आगे आपको गाइड कर सकता हूँ सर। हाँ, ये भी बताता हूँ, ये टोटल ऑप्शनल है सर। मैं जितनी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सारी मैं फ्री बैठा हूँ सर आपके साथ, अभी भी टाइम लगा रहा हूँ, डेली लगाता हूँ। आप कैसे बना सकते हो मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। आप
अपना कर लो। आपको कुछ बनाने में दिक्कत है, जब मुझे पर्सनली पूछो, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा सर। लेकिन इस सेटअप पे सर मैंने अपने सालों लगाए हैं, बहुत मेहनत करी, इसलिए मैं इसको पेड करके रखा हुआ हमने सेटअप को सर। नहीं तो मैं इसको फ्री में बता सकता हूँ, फ्री में बताऊंगा ना, लोग ऐसे ही नॉर्मल यूट्यूब वीडियो की तरह मुझे भी देख के ऐसे ही मुझे भी छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। जब तो आपको कुछ जाता नहीं ना थोड़ा सा, तो लोग भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते सर। ये एक थोड़ा सा है, साथ में ये भी लॉजिक है सर कि ये एक बिजनेस है, सब लोग यहाँ पे गलत उल्टी सुल्टी चीजें बना के बेच रहे हैं और लोग उसको भी खरीद रहे हैं सर। कॉल टिप्स पे लोग काम कर रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल मिनिमम फीस चार्ज करते, लोग आप एक वीक में कवर कर ले, तो इतनी कम फीस में साथ में हम सिखाना चाहते हैं। अगर कोई बंदा सच में ही सीखना चाहता है, आपको ऑप्शन की अगर नॉलेज है थोड़ी बहुत, आपको ये पता है कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, ये आपको पता है, सेकंड आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है थोड़ी सी, तो आप लोग बैटमैन की तरफ आ सकते हैं। आपकी कैपिटल बिल्कुल ही 2 3 4 5 लाख रुपए आप लेके बैठे हो, तो सर मैं खुद ही मना कर देता हूँ कि आप बैटमैन आपके लिए है नहीं, हम उसको सिखाने का भी फायदा नहीं फिर आपके पास। कैपिटल अच्छी है और काम कंटिन्यू करना चाहते हो सर, मार्केट में बिना रिस्क के बिना टेंशन फ्री होकर काम करना चाहते हो, तो फिर बैटमैन आप कर सकते हो। ये हुआ सर बैटमैन को लेके। ओके, आपको कोई डाउट हो तो पूछ जी। इंडिया विक्स कब तक ऊपर आने की उम्मीद है? इंडिया विक्स बिल्कुल सर ऑन द वे है, इतनी स्पीड से जाएगा कि आपको पता नहीं लगेगा। बजट आने वाला है, देखो सर, बजट आएगा 1 फेब को, उससे पहले मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि इंडिया विक्स आपका 15 से 16 पे आ जाना चाहिए सर। ठीक है, इंडिया विक्स देख लो एक बार, ये रहा, ये डेली टाइम फ्रेम है सर इंडिया विक्स का, 9 पे आ रखा है सर। मेरा उम्मीद है कि यहां तो जरूर आएगा इंडिया विक्स, 15-16 के आसपास में इंडिया विक्स को आना चाहिए, और यही ऑल इसके टाइम लो टच कर दिया उसने। हाँ ऑल टाइम लो के आसपास में है। मेरा ये है सर कि इंडिया विक्स यहाँ पे है, इसको ये वाली रेंज तो लेनी ही पड़ेगी, ये रेंज नहीं लेगा तो इंडिया फिर इतना बड़ा इवेंट है सर, बजट बहुत बड़ा इवेंट है इंडियन मार्केट के लिए, इस केस में भी नहीं स्पाइक होगा तो फिर कब होगा सर। और यहाँ से और कितना और गिरने के चांस तो है ही नहीं ना सर, आना तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बची हुई है कि ऊपर आए। हाँ, ऊपर आने में ये कर सकता था कि टाइम ले सकता था, लेकिन बजट ऐसा इवेंट आ गया है कि उससे पहले उसको स्पाइक होना है, तो होना है तो हो ही जाएगा सर। अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं, मैं सब लोगों को बोल रहा हूं सर कई दिनों से, अगर आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप डायरेक्शनल हैं चाहे आप नॉन डायरेक्शनल हैं, 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए या तो ट्रेड मत करो सर, नो ट्रेड। और फिर भी करना है तो अगर आप 5 लोट में ट्रेड करते हो तो 1 या 2 वीक के लिए सर इसको 1 या 2 लोट कर दो, बस इतना काम कर लो, आप बचे रहोगे सर। नहीं तो आप प्रॉफिट कम लोगे इस 1-2 वीक में और देने के लिए ज्यादा दोगे। जितना आपने 2-3 महीने में कमाया होगा, अक्टूबर में तो नहीं कमाया किसी ने कर, नवंबर में दिसंबर में थोड़ा मोटा कमाया होगा, वो आपका नेक्स्ट 1-2 वीक में निकल जाएगा, स्पाइक मिल गया तो कुछ भी। और फिर भी अगर कोई किसी का डिप्लॉय है पोजीशन, तो सर एडजस्टमेंट जब तक इंडिया विक्स 10 के नीचे आपका चल रहा है, 10 या उससे नीचे इंडिया विक्स आपका है ना, तो आप एडजस्टमेंट को अर्ली कर दो। नॉर्मल टाइम पे अगर आप 200 पॉइंट पे एडजस्ट करते हो, तो अभी जब तक इंडिया विक्स नीचे चल रहा है आप 150 पॉइंट पे एडजस्ट करना स्टार्ट कर दो अपनी पोजीशन को। इसको प्रॉपरली फॉलो करो स्ट्रिक्टली, ये नहीं करोगे तो आपको मार्केट टाइम नहीं देगी सर। 2 टाइप से फंसोगे, पहले इंडिया विक्स का स्पाइक आएगा, साथ में मार्केट की मूवमेंट आएगी, अगर ये दोनों एक साथ हो गए तो पोजीशन मैनेज नहीं हो पाएंगे सर फिर। सर एक चीज पूछना था। जी त्रिपाठी जी प्लीज। सर जैसे कुछ पैसे इंट्राडे में कुछ स्ट्रेटजी पे हम वर्क करते हैं, इंट्राडे में ओके, तो वो शाम को खाली हो जाता है पैसा, पैसा शाम को खाली हो जाता है। क्या उसमें जैसे 10-10 रुपए का कॉल पुट बेच के 3:15 बजे जाया जा सकता है, या 3:25 तक बेच के फिर अगले दिन उसका सवेरे 9:20 पे इसको काट दिया जाए, ऐसा किया जा सकता है क्या? ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या बुरा होगा उसमें? हाँ, इसमें सर मैं बता देता हूँ आपको, 10-15 रुपए का आप बेच के जाओगे, आप ऐसा करना स्टार्ट करो। देखो राहुल जी आप सुन रहे हो क्या? राहुल जी बिल्कुल आपके जैसे हैं त्रिपाठी जी, ये भी ऐसे ही काम करते हैं, हमेशा ऐसे ही सोचते रहते हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा वैसा चलता है। ये भी वैसे मेरे बैटमैन के स्टूडेंट है सर, राहुल जी बैटमैन के बारे में बता रहा था मैं अभी लोगों को, आप शायद लेट आए। हाँ मैं बहुत लेट हो गया आज। ओके, मैं बताता हूँ सर, आप 10 से 15 रुपए का प्रीमियम बेचोगे निफ्टी पे, 315 पे आप बेचना चाहते हो ना, 3:15 पे, और नेक्स्ट डे इसको मॉर्निंग में एग्जिट करना चाहते हो, यही होगा सर आपका प्लान? यस। आप ऐसा करोगे, आप 10-15 रुपए का बेचो आराम से, आप ऊपर भी बेचो नीचे भी बेचो, काम करके जाओ, बेचते रहो। आप ये काम 10 बार करो सर, 10 बार में से क्या होगा ना, आपको 5 बार प्रॉफिट हो जाएगा आराम से, 5 बार क्या 6 बार भी हो जाएगा, 7 बार भी हो जाएगा आपको, इतने बार में आराम से 10-15 पॉइंट में सुबह डीके मिलेगा मस्त, और आप बुक करते रहोगे। 10 का जीरो तो नहीं होगा, 10 रुपए प्रीमियम बेचा तो हो सकता है सुबह 5 रुपए 6 रुपए 4 रुपए कुछ मिल जाए, तो आप प्रॉफिट कमाओगे इसमें से कुछ ना कुछ। लेकिन जो 3 बार बच गए ना सर, 3 बार 4 बार 5 बार, वो क्या करेंगे ना,
आपको इतना बड़ा लॉस देंगे कि जो है आपने 5 बार कमाया होगा ना, उसको एक ही बार कवर कर जाएगी, एक ही बार आपको जीरो पे ला देगी, और 2 बार लग गया तो आप माइनस में हो जाओगे सर। इस पोजीशन को 10 रुपए का बेचोगे, हेज आप कर नहीं सकते उसको ओवरनाइट में। इनफैक्ट आपके तो हम अपोजिट करते हैं, जब हम नॉन डायरेक्शनल डिप्लॉय करते हैं, आप उसको बेचने की बात करो 10 रुपए के प्रीमियम को, हम इनफैक्ट उसको खरीद के लेके जाते हैं सर डेली बेसिस में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम वो जो 5 या 6 7 बार जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना, वो प्रॉफिट जो आप कमाना चाहते हो 10-10 पॉइंट, वो हम लोग ही हैं जो आपको देते हैं 10-10 पॉइंट। 5 या 6 7 बार हम देते हैं आपको 10-10 पॉइंट जानबूझ के, कि आप लो उसमें से प्रॉफिट। लेकिन जब वो 1 या 2 या 3 बार जो बच गए ना पेंडिंग वाले, हम उसके हमेशा उसकी तैयारी में रहते हैं। जिस दिन वो आता है ना, तो हम हेज से सारा आपसे वापस ले लेते हैं उसी दिन में। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है, आपने 6 महीने में जितना कमाया होगा ना, वो हमने एक ही दिन में वापस ले लिया आपसे। मतलब आपकी थिंकिंग है ना 10 पॉइंट बेचने वाली, ऐसा जो गलती करते, 6 महीने में जितना कमाओगे ना आप, वो सारा हम एक दिन में वापस ले लेते हैं आपसे। जो ये 1-2-3% जो बच गए ना बाद में, पॉसिबिलिटी जो बची है, ये सारा कवर कर लेती है। इसका एग्जाम्पल आपको देखना है, आप बैक टेस्ट करना, सिमुलेटर पे जाना, मैं आपको डेट बता देता हूँ। 4 अप्रैल 2025 इस डेट पे चले जाना, और 3:15 पे 10 रुपए का प्रीमियम बेच देना सर, आप 10 रुपीज का प्रीमियम सेल कर देना इस दिन जाके, और आपको दिखेगा रिजल्ट कि 6 महीने में जितना आपने कमाया होगा ना 6 मंथ में, वो आपने एक ही दिन में वापस कर दिया। अगर आपने ये डेट अच्छे से चेक कर ली, तो ये जो आपका 10 रुपीज वाला बेचने का सर जो भी थिंकिंग आपका ख्याल है, ये एकदम से चला जाएगा। मैं सही बोल पा रहा हूँ सर राहुल जी? बिल्कुल। अभी अभी एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये तो खतरनाक एग्जांपल है। मैं आपको शॉर्ट साइड पे एग्जांपल देता हूँ, ये तो लॉन्ग साइड पे एग्जांपल दिया है कमल जी ने। अभी वेडनेसडे को मैं देख रहा था, 25,800 के लाले पड़ रहे थे इसको, निफ्टी को। हाँ बिल्कुल। 25,200 का जो प्रीमियम है, 26,200 का जो प्रीमियम है, वो 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा था। 10 मेरा रुपए कोई पे। मन था उसको लेने का। अच्छा, आपको मन था, ओके ठीक है। अब बेचना चाहते थे, लेना चाहते थे? हाँ, मतलब बेचना चाहते थे, बाय तो नहीं कर हाँ हाँ ओके, हाँ बिल्कुल बेचना चाहते थे, ठीक है। मतलब 10 रुपए का प्रीमियम है, और उसको हेज कीजिएगा 200 पॉइंट से, वीकली है तो भी 200 से ही करेंगे। ओके, इजीली आपको ट्यूसडे तक वो 1.5% देता निकाल के। देता निकाल के, बिल्कुल। ये कल का दिन है, कल थी एक्सपायरी, परसों एक्सपायरी थी। उस 26,200 की कॉल को आईटीएम किया इन लोगों ने, 10 रुपए का प्रीमियम 40 रुपए पे ट्रेड कराया है। 40 रुपए ट्रेड कराया, जान निकाल दी होगी सर। तोड़ दिया उसको, फिर उसको तोड़ दिया बुरी तरह। आप तो मेरे से पूछ रहे थे ना सर, आप तो मेरे से पूछ रहे थे ना उस दिन तो एक्सपायरी वाले पे कि सर 26,200 के ऊपर जाएगा कि नहीं, तो मैं बोल रहा था सर लग तो नहीं रहा बिल्कुल भी, जिस हिसाब से हम ओआई देख रहे थे। मैं उस दिन भी सोच रहा था लेने का, अच्छा क्योंकि उस टाइम भी वो 10 रुपए भी ट्रेड हो रहा था जब मैं आपसे पूछ रहा था। अच्छा चलो आज बेच देते हैं, उस दिन नहीं बिका तो 10 रुपए बेच दो सर, आपको 40 रुपए वैसल कटवा दो अपना। 4 गुना एसएल है वो। 20 पे तो काटोगे नहीं सर। कमल जी, जो आपने सिखाया ना हमको, गामा ब्लास्ट हुआ, जो अच्छा 200 का जो वो था, अच्छा राइटर था, उसको सबको इन्होंने डराया, और वो तो रेजिस्टेंस था इनका, मेजर रेजिस्टेंस 26,240 पे, वरना तो निकल जाता वो 300 भी निकल जाता शॉर्ट कवरिंग कराते। 300 नहीं सर, ये तो देखो अगर ये मूवमेंट जब आई थी ना, अब हम यहाँ पीछे बैक टेस्ट में बैठ के आराम से देख रहे थे, लाइव में मार्केट जब चल रही थी ना, जब ये कैंडल बन रही थी सर ग्रीन वाली, और जो 26,200 पे हम ओआई देख रहे थे, और मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा था 200 के ऊपर, तो सर वो सबको डर लग रहा था। ये कैंडल अभी ऐसी दिख रही है सर वीक के साथ में, उस टाइम तो ये ग्रीन बनी होगी ना सर ऊपर तक चढ़ के, बिल्कुल स्पाइक मारा है। तो क्यों नहीं एसएल कटेंगे सर? खूब एसएल कटे होंगे सर लोगों के दबा के। मैंने ओआई देखा, 6 करोड़ का ओआई 3.5 करोड़ रह गया 3 मिनट के अंदर। उड़ा सर, डर सबको लगता है सर, और इसके बाद तो खुला आसमान है ना, रुकेगी थोड़ी मार्केट। 300 को तो ऐसे पकड़ेगी ना उसको। और ये जो 26,150 के पुट राइटर थे, ये करीब 4 करोड़ वहां बैठे थे। हाँ ये भी गए मिनट 5.5 करोड़ यहाँ पे आके बैठ गए 26,200। अब ये तो क्लियर संकेत है ना कि मतलब इतना रिस्क। आप सोचो ना, 25,800 का 26,200, 500 पॉइंट का मार्जिन है 4 ट्रेडिंग सेशन में, फिर भी नहीं लेने दे रहा है वो। फिर भी नहीं लेने दे रहा, वही तो। जब खाने के लिए आएगा ना सर, आप 10 रुपए छोड़ो, आप 5 रुपए बेच के बैठ जाओगे ना, उसको भी पकड़ लेगी मार्केट आपको आके, 5 रुपए को भी पकड़ लेगी, 10 तो बड़ी बात कर रहा हूं मैं। और वो दिन ये नहीं कि रोज होगा, आप 10 बार बेचोगे, हो सकता है 5 6 7 बार आप खा लोगे आराम से, 5 रुपए आराम से खाते रहोगे, लेकिन जब वो देने की बारी आएगी ना, चाहे वो एक ही आ गया ना 10 में से, तो वो आपसे सारा लेगा, पूरा हिसाब करेगा सर पिछला 2 3 4 महीने का। तो कभी भी नेगेटिव सेलिंग तो सर, अगर आप सेलर हो तो नेगेटिव सेलिंग चाहे कितनी भी दूर की हो सर, मत करो मत करो मत करो। एक ही सजेशन है सर मेरा तो,
कुछ भी करना है बिना हेज के ओवरनाइट में पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए सर। केवल जी एक छोटा सा काम कर दीजिए ना, अब अभी 6 जनवरी तक तो आपने मना किया है कुछ करने के लिए, हाँ। मंडे 6 जनवरी को। जी। तो अभी एक सिली क्वेश्चन, ये 27,000 का प्रीमियम ट्रेड हो रहा है 6 रुपए पे। 27,000 का प्रीमियम 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ऊपर का 6 जनवरी वाले की बात कर रहे हो ना? हाँ, 2 हफ्ते बाद फिर कोलेट्रल पड़ा है तो उसको काम पे तो लगाएं। अच्छा, कहीं तो काम लगाओगे सर। कॉल तो मैं तो कह रहा हूँ कॉल पुट बेच दो सर नीचे से। फुट बेचे यार, फुट बेचने में बड़ा आप देख लीजिए, आप सोचिएगा, हॉटस्पॉट को आपको आंसर नहीं चाहिए। मैं 6 जनवरी के बाद भी सब होगा। कितने रुपए खाने हैं सर? 6 आपको 27,000 की कॉल बोल रहे हो ना आप? 13 रुपए चल रही है। नहीं, 6 जनवरी की है कि 13 चल रही है? हाँ, ये रिच 27 नहीं, रुक जाओ 27 नहीं नहीं, ये सही कह रहे हो आप। 4.5 रुपए है सर। 4.5 को हैच कर दीजिए आप। 4.5 रुपए खाना चाहते हो तो 4.5 रुपए यहाँ से ले लो ना नीचे से। 4.5 रुपए चाहिए तो ऐसा करो, ये बेच दो सर उठा के। 25,500 को बेच दो 10 रुपए को, और नीचे से 25,000 से इसको हेज कर दो उठा के। 5 रुपए यहाँ से ले लो आप। 5 रुपए 1% होता है। हाँ, ये ले लो आप। 25,500 को मारो सेल, और नीचे से 25,000 को बाइंग में डाल के आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा, और 5 रुपए यहाँ से मिल जाएगा आपको ठीक ठाक। यहाँ से ले लो आप 5 रुपए, वहां से कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। ओके ओके। और मैं तो कह रहा हूँ सर मत लो, छोड़ दो ना, 1% रहने दो, क्यों पीछे पड़ रहे हो? हाँ, वो तो बेस्ट है ही, बस आपसे पूछ रहा था। वो आपका भी बुलिश ही है ना? हाँ, वो करो। और अगर 27,000 ही अगर नेट बेचना ही है तो 25,000 को बेचो सर, ना कि 27,000 को। ऊपर के लिए कह नहीं सकते। मैं बुलिश भी तो आपको पता ही है ना सर, मेरा 1 महीने से चला रहा हूँ मैं तो। किसी भी टाइम पे 300 ब्रीच होगा और सीधा खींचते चली जाएगी मार्केट। बल्कि मेरी तो कॉल सेल है, आपको पता ही है सर। जनवरी के लिए हमारी तो कॉल सेलिंग चल रही है, 26,800 की कॉल सेल कर रखी है। हाँ, वो तो आपने 24 नहीं 27 जनवरी कराई है ना? हाँ, जनवरी के लिए तो है। ये रही जनवरी में दिखा देता हूँ आपको, ये रही। 27 है। ये है आपकी 26,800 की हमारी सेलिंग में चल रही है सर, 113 रुपए की। 96 रुपए पे भी आ रही है। ये भी है जो पोजीशन ऊपर से, और इसके लिए ओवरनाइट सेफ्टी भी आज बाइंग में हमारी इस वीक के लिए ये 450 की बाइंग करके गए हुए हैं वीक में। ये सही था, ये ट्रेड मैंने लिया नहीं। देखो ये 15% तो तभी आज ही टूट गई, मतलब कल ही टूट गई। कल ही टूट गई थी ये 15-16%। तो ये आ जाएगी सर आराम से, अगर मार्केट सस्टेन भी करगी ना, अब 1-2 दिन का डीके और मिलेगा, काम हो जाएगा इसमें तो सही। तो इनमें तो डीके बहुत कम होगा ना, ये तो 1 महीने बात ये डीके ये सर, ये तो लेट होगी डीके करने में। 96 रुपए आने में तो टाइम लग गया। क्यों? ये इसकी वजह से हुआ है सर। ये मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है। ये मार्केट एक बार आप 26,000 पे लिया हो इसको, अभी तो ये है कि प्रेशर है, लोगों को लग रहा है कि जाएगी ऊपर। एक बार उम्मीद तोड़ दो बस लोगों की आप। एक बार इसको 26,000 लगा दो। 26,000 लगाते ही 96 रुपए का जो भी प्रीमियम आप देख रहे हो ना, 96 रुपीज, ये प्रीमियम आपको एकदम से झटके से 70 रुपए पे दिखाई देगा। और 70 आ गया तो हमारा तो काम ही खत्म है 70 पे तो। 70 आ गया तो 96 का 70 26 रुपए तोड़ 4%। हाँ, आपका ले ला के बुक करके छोड़ दो। 112-13 रुपए पे सेलिंग है, 70 रुपए पे आते मार के बुक और साइड हो जाएंगे, फिर बेचेंगे पुट अपनी। ये वाला मैंने लिया ही नहीं यार, 112 पे था, मैंने मिस कर दिया इसको, पता नहीं कैसे। कोई नहीं सर, अगली बार ले लेना। डायरेक्शन को तो सर बहुत इजी है। कोई डायरेक्शन सेलिंग के लिए हम एक क्लास कराएंगे सर अलग से। डायरेक्शन सेलिंग मैं पर्सनली डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता हूँ, लेकिन एक ग्रुप है उसका भी, जो लोग करना चाहते हैं डायरेक्शन सेलिंग कर सकते हैं। उसका भी बहुत सिंपल तरीका मैंने बनाया सर। आई थिंक वेबिनार बहुत लंबा हो जाएगा सर, और कोई कुछ सीखना चाहता हो तो बताओ। मैं और कवर करने का ट्राई करूंगा सर। सर मेरा एक सवाल था। जी मीनू जी। सर ये कह रहे थे कि जैसे मैंने अभी एक वो देखा कि मतलब मॉर्निंग में जब भी प्रीमियम थोड़े से पंप होते हैं 9:30 के आसपास, जी। तो 9:30 के आसपास एक एटीएम का स्ट्रैडल बेच देते हैं अगर, ओके। तो एंड ऑफ द डे तक वो 1% अचीव कर लेता है। कर लेता है सर, 1% अचीव कर ले, ठीक है मान लिया। ओके, फिर तो ये इस स्ट्रेटजी में मतलब क्या वो है? सर इस स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा लूप होल पता है? मैं तो स्ट्रेटजी देखने से पहले ही आपको बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी सोच गलत भी हो सकती है। 1% आप डेली अचीव कर लोगे सर 22 दिन है ट्रेडिंग के, ठीक है? तो आपने कर लिया, 22% हो गया सर आपका। चलो एसएल कितने दिन कटवाओगे और कितना कटवाओगे मुझे आप खुद से बता दो। एसएल सर 2% पकड़ सकते हैं, और इससे ज्यादा थोड़ा नहीं। 2% आपने एसएल पकड़ लिया, कितने बार कटवाओगे सर 22 दिन में से? 5 बार। 5 बार एसएल कटवा दिया तो 10% गया आपका ना, आपके अकॉर्डिंग। लेकिन मेरा व्यू है, अगर आप 22 में से 5 बार ही एसएल कटवाओगे तो आप 17 बार ठीक हो रहे हो सर। जी। तो एक्यूरेसी कितनी हाई होगी सर ये?
मे, मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा हाई है सर। जी। पहली बात हाई एक्यूरेसी है, तो मेरा भी हुआ है 5 बार तो नहीं, ये 7-8 बार कटना चाहिए आपका, अगर बहुत ही अच्छे आप पकड़ पाएंगे प्रीमियम को ठीक लेवल पे, तो 7-8 बार आपका कटेगा। 7-8 बार कट गया तो आपको बराबर में ला देगा सर। ये 7 बार ही मानता हूँ, 8 बार भी छोड़ दो, 7 बार भी काट दिया तो 14% उड़ा देगा सर आपका ये ना। तो आपको बचेंगे कितने भाई, 7-8% बचेंगे महीने में। 7-8% कमाने के लिए आप एटीएम में कितने एडजस्टमेंट करोगे, ब्रोकेज कितनी बढ़ाओगे आप, वो एक प्रॉब्लम आपके लिए, टेंशन में रहोगे पूरा दिन। और कई बार तो क्या होगा, पहले आपका एक साइड का एसएल खाएगी, फिर दूसरे साइड का खाएगी, दूसरे साइड का एसएल, मान लो एक साइड का एसएल हिट हुआ, अब दूसरी को बुक करोगे होल्ड करोगे, बताओ वहां भी प्रॉब्लम है आपके लिए। होल्ड करोगे तो मारे जाओगे, बुक कर लोगे तो वो कवर नहीं कर पाएगी, हल्का फुल्का जीरो पे निकलोगे, अगर निकल भी पाए तो सेम टाइम पे करो, दोनों को नहीं, क्लोज। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी को करते देखा तो बस क्यूरियोसिटी में मैंने आपसे पूछा कि इस स्ट्रैटेजी में क्या हो सकते हैं ये सर वर्स्ट केस सिनेरियो। स्ट्रैडल देखो, ट्रेडर का जैसे टाइप होता है ना, सेफ ट्रेडर, आपके इंटरमीडिएट टाइप के, आपके बिल्कुल एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो जो स्ट्रैडल करते हैं ना वो यहाँ पे फॉल होते हैं सर आके, एग्रेसिव ट्रेडर है वो एकदम से। इनमें क्या होता है, आपकी ब्रोकेज हाई रहती है, प्लस में नंबर ऑफ एडजस्टमेंट बहुत फास्ट होते हैं, ये करते हैं, इनका रिटर्न, इनका रिस्क बहुत हाई रहता है। अब 2% पे आपने बोल दिया ना जैसे कि 2% पे काट लेंगे, लेकिन लाइव में क्या काट करते हैं सर, वो जब उनका एसएल के आसपास आता है तो वो वहीं पे फिर दूसरा स्ट्रैडल डिप्लॉय कर देते और हैं रोलिंग स्ट्रैडल है एटीएम का। सर, वो सिंपल क्या होता है ना, रोलिंग रोल करते रहेंगे स्ट्रैडल को, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट इतने ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा एडजस्टमेंट हो जाएंगे, इतना हाई एक्यूरेसी चाहिए बंदे का, दिमाग ना एकदम से शांत होना चाहिए कि वो फटाफट से एक्शन ले पाए मार्केट को देखते हुए, वो फंसाने के चांस बहुत आई है, नए बंदा करेगा तो बहुत पकड़ने के बहुत हाई चांस है। और ये इस काम को ना आप रोलिंग स्ट्रैडल अगर करते हो तो इस काम को आप लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते, आपको स्क्रीन के सामने ऐसे आग गड़ा के बैठना पड़ता है पूरा दिन, क्या पता कितने ऑर्डर लग जाते हैं कई बार। तो ये करना है, ये काम कोई करता है ना, नया बंदा कर सकता है, 1 साल मैक्सिमम करेगा, 1 ईयर, उसके बाद वो थक जाएगा, बोलेगा क्या ही करें यार। 1 साल तो मैंने मैक्सिमम बता दिया, लोग तो 1-1 महीना 2-2 महीने में निकल लेते हैं रोलिंग स्ट्रैडल से बाहर, क्योंकि जो मिलना है ना लास्ट में काट पीट के, ब्रोकेज वगैरह सब काट के जब देखोगे ना तो पूरे महीने में वही कमाओगे 5-7%। इतना कमाने के लिए फिर इतनी मेहनत भी क्यों ही करनी, 5-7% कमाने के मतलब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं इसको, नहीं कर सकते, इंट्राडे में ही एग्जिट कर देते हैं। बिल्कुल कर ही नहीं सकते कैरी फॉरवर्ड, तो अगले दिन एक गैप अप गैप डाउन, उनको तो मरना फिरता ही है सर। 200-300 पॉइंट तो ऊपर नीचे हो ही जाएगी मार्केट वीक में किसी दिन, वहां स्ट्रैडल में फंस गए तो काम खत्म सर। स्ट्रैडल को यहाँ लोग करते हैं सर, जो सेफ वाले लोग हैं वो आपकी कोई नॉन डायरेक्शनल आराम से बैठे बैठे बना के बैठे मिलते हैं। जो इंटरमीडिएट टाइप का कुछ लोग स्ट्रैंगल बना लेते हैं, अगर क्लोज का कोई किसी का स्ट्रैंगल है, कोई बहुत दूर का स्ट्रैंगल बना लेता है तो फिर वो यहाँ पे आ जाता है, उसको भी सेव करने का ट्राई करता है। जो यहाँ रहते हैं सर, ये नेक्ड वाले लोग आपको मिलेंगे, आपको स्ट्रैडल वाले लोग मिलेंगे, उसके बाद में जो इन द मनी को या एटीएम को सेल करने वाले लोग हैं कुछ स्प्रेड के साथ में, वो लोग आपको यहाँ नजर आते हैं। जो थोड़े सेफ होते चलते फिर वो अपना दूर हटना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको ट्रेडर ना सर इन तीनों में से कोई ना कोई बनना है, आपको सेफ बनना है, आपको इंटरमीडिएट रहना है, आपको एग्रेसिव बनना है, और ये डिसाइड होता है आप एटीएम से कितना दूर हो। जो लोग एटीएम के बिल्कुल पास में है वो यहाँ पे होते हैं, जो थोड़ा सा दूर है वो यहाँ रहते हैं, जो ज्यादा दूर रहते हैं वो यहाँ रहते हैं। ज्यादा दूर इनमें साथ में ये भी आता है कि आपकी हैजिंग, अगर हैजिंग साथ में है तो फिर आप एटीएम के पास में आ सकते हो, अगर आपके पास हैज भी है तो भी आप सेफ वाली कैटेगरी में आ जाओगे। आपके पास हैज नहीं है, फिर आप क्लोज हो तो फिर आप यहाँ पे सर एग्रेसिव ट्रेडर हो, आपके एडजस्टमेंट जितने ज्यादा क्लोज रहोगे एडजस्टमेंट उतनी फास्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट बढ़ जाएंगे। यहाँ पे सबसे फास्ट एडजस्टमेंट चाहिए आपको, यहाँ पे थोड़ी स्लो हो सकती है, यहाँ पे सबसे कम एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और किसी का डाउट हो तो बता दो सर, नहीं तो फिर मैं क्लोज कर दूंगा सर, और बस 4-5 मिनट दूंगा, काफी लंबी हो जाएगी क्लास, लोग बोर हो जाएंगे। और सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से, सर जहां से आपने लिंक लिया हो ना वहां पे प्लीज रिव्यू डाल देना, आपको सेशन अच्छा लगा बुरा लगा जैसे भी, और वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। किसी को क्वेरी है कुछ भी सेशन को लेके या ट्रेडिंग को रिलेटेड तो सर मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो कुछ भी चीज पूछने के लिए। बैटमैन किसी को सीखना है तो मुझे पर्सनली कॉल मैसेज कर सकते हो सर, मैं बैटमैन आपको बता दूंगा कैसे करना है, वो कोई जानना चाहता है तो। डायरेक्शन सेलिंग का एक ग्रुप और है, कोई उसमें ऐड होना चाहता है तो वो मुझे बता सकता है सर। किसी का रिव्यू लेने तो सर काफी सारे लोग हैं, आप इनसे सब लोग बता सकते हैं आपको बैटमैन के बारे में, डायरेक्शन सेलिंग के बारे में, हम लोग कैसे काम करते हैं। कुछ लोग नए आते हैं सर, आप धीरे धीरे 2-4 बार ज्वाइन करोगे तो आपको अच्छा आइडिया मिलेगा कि हम लोग कैसे काम करते हैं।
जब भी वेबिनार होता है आप अपने टॉपिक वगैरह लेके आ सकते हो सर कि इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, हम वो भी कर सकते हैं। किसी के पास अच्छा सेटअप है, वो बाकी लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो वो भी मोस्ट वेलकम है सर, आप अपना सेटअप भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए सर फिर इतना ही करते हैं। आई थिंक अच्छा लगा होगा सब लोगों को सर, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपका टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया सर उसकी कुछ वैल्यू मिली होगी आप लोगों को। ओके मीनू जी, ठीक मुझे है। वो डायरेक्शनल सेलिंग का सेमिनार कब रख रहे हैं, आज है क्या वो भी? डायरेक्शन का आप बताओ सर, कब बोलोगे तभी कर देंगे। शाम को करना हो तो आज 8 to 9 कर लेंगे, इवनिंग में करना चाहते हो तो ओके ओके ठीक है। 8 to 9 करते हैं आज। उसमें डायरेक्शनली कवर कर देंगे क्योंकि निफ्टी की डायरेक्शन तो हमने कल ही कवर कर ली कि क्या होने वाला है। आज डायरेक्शन सेलिंग पे ही शाम को फोकस करेंगे पूरा 1 घंटे तक, कैसे करना है, इंडिकेटर का यूज कैसे है, स्ट्राइक को कैसे सेलेक्ट करेंगे, और प्लस में कुछ बैक टेस्ट कर लेंगे सर उसमें कि किसी किसी 2 3 4 वीक के उठा के हमने ट्रेड कैसे बनाई, कैसे एग्जिट किया, कितना प्रॉफिट आया, बैक टेस्ट में थोड़े बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। सिमुलेटर पे डाल के कर देंगे सर शाम को। क्या होने वाला निफ्टी में, कल मैं नहीं था, आप जरा एक बार बता दें। वीडियो वीडियो जाके देखो मीनू जी। अच्छा कुछ नहीं होने वाला मीनू जी, आप करोगे हम करेंगे, कोई भी करेगा। एनालिसिस तो एनालिसिस है, प्रिडिक्शन तो हम कर लेंगे चलो छोटा मोटा, इतने दिनों से बैठे हैं कि कहाँ जाएगी क्या होगा, लेकिन एट लास्ट आपको काम तो आपकी पोजिशनिंग आएंगे, आपने कितनी बढ़िया पोजिशनिंग कर रखी है ना, वही काम आएंगे आपको। मेरी पोजीशन तो सर बैटमैन ही होगी, हाँ, भी है। आपका तो पता है मुझे सर, अब वही आपसे काम हो सकता है, नहीं तो बाकी तो कुछ बना लो, फिर पकड़े जाने का डर बना ही रहेगा। जी ठीक है सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके सर। फिर शाम को अगर कनेक्ट करेंगे तो मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को सर, आप वहां कनेक्ट कर सकते हैं थैंक यू किसी। कमल जी, बाय बाय। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेलकम, सर। यू वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू सर।